देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग हायर परचेस कर रहे थे, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चंस बाकी था, मैंने होमवर्क भी दिया था, एक बार ये करवा देते हैं इलास्ट्रेशन 13 14, फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है। पहले ये वाला कर लेते हैं जो होमवर्क दिया हुआ था, इलास्ट्रेशन 13। तो अगर तुम लोगों का हुआ है ठीक है, नहीं हुआ है तो अभी कर लो। यहाँ पर क्या बोला है देखो, Z Associates purchased 7 truck on hire purchase on 1st July 2012. The cash price of each truck was 1 lakh. 7 ट्रक्स खरीदा गया है और एक एक ट्रक का कैश प्राइस है 1 लाख करके। तो टोटल कितने का ट्रक खरीदा गया है? 1 lakh, 7 lakh, ठीक है। द कंपनी हैज टू पे 20% ऑफ द कैश परचेज प्राइस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी डाउन पेमेंट अगर 20% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा तो 7 लाख का 20% कितना होगा? उतना ही, ठीक है। 1,40,000, अच्छा। एंड द बैलेंस इन 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, ये लेकिन एनुअल नहीं है, ठीक है। बैलेंस बैलेंस देखो 7 लाख था, उसमें से 1,40,000 मतलब 80% देख लो तब भी होगा, माइनस अगर नहीं भी करते हैं तब भी चलेगा। 7 लाख का 80% ही तो बैलेंस होगा। अगर 7 लाख का 20% हम लोग पे कर चुके हैं तो 80% बैलेंस रहेगा। 80% हो रहा है 5,60,000, ठीक है। ये हमें पे करना पड़ेगा किस तरह से? हाफ ईयरली, 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, तो बाकी जो है 5,60,000 ये हमें पे करना पड़ेगा किस तरह से? 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कितना होगा फिर? एक एक जो हमारा इंस्टॉलमेंट होगा वो कितने का होगा? 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2012। तो ये देखो 1 जुलाई में खरीदा गया है, डेट भी एक बार देख लेते हैं। 1 जुलाई 2012 में खरीदा गया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा 31 ऑफ दिसंबर 2012। क्या ये हाफ ईयरली हुआ? हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स। क्या ये 6 मंथ्स कवर हो रहा है? देख लो, जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ हो रहा है 6 मंथ्स, ठीक है। तो नेक्स्ट कब लगेगा? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा फिर से कब हो जाएगा ये? अगर 1 जुलाई लिख देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर 1 तारीख और 31 लिया है तो हम भी यहाँ पर ये 13 हो जाएगा। 1 जुलाई 31 2013 को सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा। फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ और एक फिफ्थ, ठीक है। ऐसे करके इंस्टॉलमेंट होगा। फिर नेक्स्ट वाला हो जाएगा 31 दिसंबर 13, फिर उसके बाद 1/7/14, फिर उसके बाद 31 दिसंबर 14। ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो 6 मंथ्स के गैप में 1 2 3 4 5 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा विथ इंटरेस्ट एट 5% पर एनम हाफ ईयरली रेट। 5% पर एनम बोला है लेकिन हाफ ईयरली रेट, तो हमें ठीक तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि एक एक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। ये पॉइंट जो है ये देखना पड़ेगा। 5% एक साल का, लेकिन हम लोगों को तो हाफ ईयरली बेसिस पे करना है ना, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो है वो तो हाफ ईयरली लगेगा। ये रेट बता रहा है जो कि ईयरली रेट बताया है, बट एक्चुअली जो रेट एप्लीकेबल करना है जैसे पेमेंट करेंगे वैसे ही। अगर 5% साल में पेमेंट करना है तो 6 मंथ्स में कितना होगा? अगर 5% ईयर 2.5, ठीक है। 2.5% बेसिस पे हमें कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। ऑन द कंपनीज फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 30th जून 2013, मतलब ये वाला। अच्छा 30th जून लिया है तो हम लोग भी यहाँ पर 30 ही ले लेते हैं एक तारीख की जगह, ठीक है। तो फिर 30 ही ले लेते हैं। 30 लेंगे तो जुलाई नहीं जून लिखना चाहिए, ठीक है। जून लिखेंगे तो एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि ड्यू हो रहा है 30 तारीख को, तो ठीक है 30 तारीख को मतलब सभी एंड में, ईयर मतलब एंड डेट में, स्टार्टिंग डेट नहीं लिया गया है, कोई बात नहीं। तो 30th जून 2013 को इंस्टॉलमेंट फेलियर हो गया, तो कितना इंस्टॉलमेंट इन्होंने दिया? अगर ये वाला फेल हो गया, ये था फर्स्ट, उसके बाद ये सेकेंड था, नेक्स्ट थर्ड,
फोर्थ और फिफ्थ। तो कितना इंस्टॉलमेंट ये इन लोगों ने दिया और कितना नहीं दिया? 30 जून 2013 को इनका जो इंस्टॉलमेंट ड्यू था वो इन्होंने क्लियर नहीं किया, तो एक ही इंस्टॉलमेंट दिया अभी तक, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ होगा आगे, ये नहीं हुआ तो आगे का भी नहीं हुआ है। आगे पढ़ते हैं। इट वॉज एग्रीड दैट द कंपनी वुड रिटर्न 3 ट्रक टू द वेंडर एंड द रिमेनिंग 4 वुड बी रिटेन। अच्छा, तो पार्शियल रिपोजिशन है, 3 ट्रक जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा और 4 ट्रक रख दिया जाएगा। टोटल 7 ट्रक था, तो 3 ट्रक का रिपोजिशन हो रहा है, 4 ट्रक रह जा रहा है। द वेंडर एग्रीड टू अलाउ हिम ए क्रेडिट फॉर द अमाउंट पेड अगेंस्ट दिस 3 ट्रक लेस 25%। द वेंडर एग्रीड टू अलाउ हिम ए क्रेडिट। वेंडर ने क्या किया है, उसे और भी क्रेडिट अलाउड किया है फॉर द अमाउंट पेड अगेंस्ट दिस 3 ट्रक लेस 25%। वेंडर बोल रहा है जो 3 ट्रक हम लेके जा रहे हैं उसका हम जो कैलकुलेशन है, मतलब एग्रीड वैल्यू, एक होता है बुक वैल्यू, एक एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू कैसे किया है, जो अमाउंट बाकी है, जो अमाउंट देना था इस 3 ट्रक पे, उस अमाउंट जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, लेस 25%, ये वैल्यूएशन हम लगाएंगे। एग्रीड वैल्यू जो रिपोजेस्ड हो रहा है उसका एग्रीड वैल्यू इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ पर अलग से बताया। देखो, हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन किया है, यहाँ पर एग्रीड वैल्यू बहुत ध्यान से हमें देखना पड़ता है क्या है। तो ये एग्रीड वैल्यू क्या बोल रहा है, जो भी वो 3 ट्रक का वैल्यू हो रहा है उससे 25% माइनस करके जितना होगा उतना ही एग्रीड वैल्यू माना जाएगा। सो द रेलिवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द परचेजर एंड वेंडर, दोनों के बुक्स में ही हमें अकाउंट बनाना है, ठीक है, चाहे वो परचेजर हो, मतलब जेड एसोसिएट के बुक्स में भी बनाना है, और जो सेलर है पता नहीं नाम क्या है, चलो जो भी हो। अच्छा, वेंडर लिख देंगे। एज्यूमिंग द बुक्स आर क्लोज्ड इन जून एवरी ईयर। अच्छा, जून में हर साल क्लोज होता है, तो इसका मतलब शुरू कब होता होगा, जैसे जैन में शुरू होने से दिसंबर में खत्म होता है, ठीक है, अप्रैल में शुरू होने से मार्च में खत्म होता है। उसी तरह से अगर कोई किसी का बुक्स ऑफ अकाउंट जून में एंड होगा, ठीक है, क्लोज्ड अगर जून में हो रहा है, तो स्टार्ट कब होगा, बोलो स्टार्ट कब होगा? जुलाई, है 1 ना, जुलाई। जुलाई से स्टार्ट होगा। जुलाई टू जून ही तो एक साल होगा ना, जुलाई में स्टार्ट होगा, 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 30 जून को खत्म होगा। एंड डेप्रिसिएशन 20% पर एनम इज चार्ज ऑन ट्रक, ठीक है, तो 20% ये लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। वेंडर आफ्टर स्पेंडिंग 2000 और रिपेयर्स सोल्ड अवे ऑल द 3 ट्रक फॉर 80,000। जो 3 ट्रक उसने रिपोजिट किया वो सारे ट्रक उसने बेच दिए 80,000 का खर्चा करने के बाद, रिपेयर का खर्चा करने के बाद। अब हमें दोनों के बुक्स में अकाउंट जो है वो ओपन करना है। गुड मॉर्निंग शुभश्री। Good morning, ma'am. अच्छा, देखो, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन 13, ठीक है, तो ये 13 मैंने समझा है, अभी हम लोग इलास्ट्रेशन 13 को कंप्लीट करेंगे। इलास्ट्रेशन 13, ठीक है, तो हमें दोनों के बुक्स में बनाना है, इन द बुक्स ऑफ परचेजर और इन द बुक्स ऑफ वेंडर। तो पहले लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर का नाम है जेड एसोसिएट। तो इसके बुक्स में तो 2 अकाउंट होगा, एक हो जाएगा जो एसेट खरीदा जा रहा है यानी ट्रक, एक होगा ट्रक अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा हायर वेंडर अकाउंट। अच्छा, पहले ये बना लेते हैं और यहाँ पर अच्छा इसको भी लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर जेड एसोसिएट अकाउंट
डेटर का नाम होगा और गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट्स होगा, गुड्स रिपोजिस्ट। नेसेसरी अकाउंट बोलने से यही करना है हमें और कुछ नहीं करना है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले 7 ट्रक जो है वो परचेज हुआ है, तो 7 ट्रक परचेज होने का एंट्री क्या होगा? ट्रक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 1 जुलाई 2012 को, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 जुलाई 2012 टू हायर वेंडर 1 लाख इंटू 7, 1 लाख इंटू 7 ट्रक, तो 7 लाख। हायर वेंडर में क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे 1/7/12 का बाई ट्रक अकाउंट 7 लाख। अच्छा, इसके बाद उसी डेट पे 20% का डाउन पेमेंट किया गया है, तो डाउन पेमेंट का एंट्री क्या होता है? डाउन पेमेंट का एंट्री होता है कैश चला गया इसके पास से टू कैश, और हायर वेंडर कम हो जाएगा, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टू कैश यहाँ पर लिख देते हैं डाउन पेमेंट 20%, 7 लाख का 20% यानी 1,40,000, और जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसको हमें 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितने का होगा? पहला इंस्टॉलमेंट कितने का होगा? तो कैसे कैलकुलेशन होगा? अभी हम लोग यहाँ 1,12,000। 1,12,000 इंस्टॉलमेंट नहीं, 1,12,000 तो नहीं हो रहा है, कुछ तो गलती हुआ होगा। हाफ ईयरली है, उसी हिसाब से करना पड़ेगा। देखते हैं कितना होगा। ये देखो, कॉस्ट 1 लाख इंटू 7 लाख लेस डाउन पेमेंट 20%, 1,40,000, तो रिमेनिंग कितना हो रहा है पहले वो देखना चाहिए। उतने का ही लोन होगा तो उसी पे इंटरेस्ट। 560। हाँ, 5,60,000। अब हम लोग यहाँ पर 2 कॉलम कर लेंगे, तब कभी भी गलती नहीं होगा। एक इंस्टॉलमेंट का कॉलम करेंगे, एक इंटरेस्ट का कॉलम करेंगे। इंस्टॉलमेंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितने पे होना चाहिए? ये डेट कौन सा है? ये जिस दिन परचेस कर रहे उसी दिन का डेट है, यानी बैलेंस इतने का हम लोगों ने उनसे लोन ले लिया, 1 जुलाई 12 का ही ये अमाउंट दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो लग रहा है हर 6 मंथ्स के गैप में 5 इंस्टॉलमेंट, 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2012। तो 1 जुलाई के बाद 31 दिसंबर 2012 6 मंथ हो रहा है, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो यहाँ पर कितने रुपए पे इंटरेस्ट ड्यू होगा? जितना हम लोगों ने लोन ले लिया है 5,60,000 इंटू कितना लिखना पड़ेगा? इंटरेस्ट का रेट देखना पड़ेगा। 5% 1 साल का दिया है, लेकिन हम लोग तो पे कर रहे हैं 6 मंथ्स के गैप में, तो 5% की जगह वही चीज 5% ही देना है, लेकिन 2.5 बेसिस पे देना पड़ेगा, क्योंकि 5% पर एनम लिखा हुआ था। तो 2.5% करके देखो कितना होता है। 40,000। 14,000, इंटरेस्ट 14,000। अच्छा, इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट तो पता चल गया 14,000, और हमें प्रिंसिपल लगाना है। प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बचे हुए अमाउंट को कितने बार में देना है उतने से डिवाइड करना है। तो 5,60,000 को हमें 5 बार में देना है, तो 5,60,000 डिवाइडेड बाई 5, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1,12,000। अच्छा, एक मिनट, 1,12,000 ही तो हो रहा है। 20%, 1,12,000 प्लस 14,000, 1,26,000। हाँ ठीक है, 1,12,000 ऐसे करके होगा, तो 1,26,000 होना चाहिए। शिवम का कितना आया था? कितना बोल रहे थे? यही था बस। यही बोले थे ना? अच्छा, तुम शायद गलत देखा मैंने। अच्छा, तो ये हो गया 1,26,000, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे पाएगा, दूसरा नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो पहले ये वाला लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा 31 दिसंबर 2012 तक, ठीक है। तो बाई इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा 14,000। वर्किंग नोट नंबर 1 से हम लोग देख सकते हैं,
और यहाँ पर हो जाएगा 2 कैश इंस्टॉलमेंट 1,26,000। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर हो गया। अच्छा, ये सब पेमेंट कब हो रहा है उसका भी हमें यहाँ पर डेट दिखाना पड़ेगा। ये 1/7/12 का है, लेकिन ये 31 दिसंबर 12 का है, ठीक है। अब ये अकाउंट अभी क्लोज नहीं होगा क्योंकि इनका ईयर एंड हमें ध्यान में रखना है। इनका ईयर एंड होता है जुलाई टू जून, ठीक है। इनका ईयर एंड होता है जुलाई टू जून। ये देखो यहाँ पर दिया था कि इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो क्लोज होता है जून में। कहाँ चला गया? कंपनी फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट, इट वाज एग्रीड दैट द कंपनी वुड द वेंडर अलाउड, कहाँ चला गया? अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द परचेजर एज्यूम क्लोज इन एवरी ईयर जून, ठीक है। अभी तक जून नहीं आया, तो नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होगा वो भी अभी यही इसी अकाउंट पे हमें दिखाना चाहिए पेमेंट का, क्योंकि ये जो अकाउंट बन रहा है ये तो क्लोज होगा जून में, अभी ये दिसंबर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब लगेगा? 31 दिसंबर के बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगेगा 30 जून 2013 में, ठीक है। तो इसी अकाउंट में हमें दिखाना है, हम लोग इसे क्लोज नहीं करेंगे 31 दिसंबर आ गया बोल के, क्योंकि ईयर एंड होगा जुलाई टू जून, ठीक है। तो फिर से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, ठीक है। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखते कितना होगा। यहाँ पर हम लोगों का पेमेंट हो गया प्रिंसिपल 1,12,000 माइनस करके देखना पड़ेगा। 5,60,000 माइनस 1,12,000, तो ये हो रहा है 4,48,000। 4,48,000 हो रहा है। 4,48 इंटू 2.5%, 11,002। हाँ 11,200। ये हो जाएगा इंटरेस्ट, और इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 1,12,000 प्लस 11,200, 1,23,200। बट ये कैलकुलेट करके वैसे भी फायदा नहीं है इस अमाउंट का, क्योंकि ये पे नहीं कर पाया है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट से ही फेलियरिटी है। तो 11,200 यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट। 11,200, तो यहाँ पर पे नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पर हम लोग टू बैंक नहीं लिख सकते, या मतलब टू कैश नहीं लिख सकते, ठीक है। इस डेट पे क्या होगा? 30 जून को हमें इंस्टॉलमेंट मिल जाता, अगर हम लोग पे कर देते हैं। मिलेगा नहीं, ये तो हम लोग बना रहे हैं जो परचेजर है, तो परचेजर पे करने वाला था इंस्टॉलमेंट लेकिन पे नहीं कर पाया, तो इस वजह से टू कैश का एंट्री तो नहीं होगा, लेकिन पे नहीं कर पाया। इसके जगह पे क्या हुआ, जो ट्रक था इसके पास वो रिपोजेस्ट हो गया, मतलब पार्शियल रिपोजिशन है। कुछ ट्रक रिपोजिस्ट हो गया, कुछ इसको रखने के लिए दिया गया है। तो जो रिपोजिस्ट हो गया उसके लिए एंट्री क्या होगा? वेंडर तो कम होगा, लाइबिलिटी तो कम होगा, लेकिन उसके बदले पेमेंट नहीं हुआ, उसके बदले जो है ट्रक चला जाएगा। तो ट्रक आया था तब ट्रक डेबिट हुआ था, ट्रक चला जा रहा है तो ट्रक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा वैल्यू कितना होगा, टू ट्रक एंट्री होगा। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने नहीं किया। तो ये हो गया 7 लाख का ट्रक खरीदा गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे 30 जून 2012, क्योंकि एक साल का क्या होगा, 12 नहीं 13 हो जाएगा, एक साल का डिप्रिशिएशन लगेगा, ठीक है। तो एक साल पूरा ट्रक यूज हो गया है, क्योंकि पहले एक साल में 2 बार हमें इंस्टॉलमेंट देना था, ठीक है, जिसमें एक हम लोगों ने दे दिया, एक नहीं दिया। तो क्या हुआ, 6 मंथ्स तो इसके पास ही ट्रक था, तो डिप्रिशिएशन तो पूरे साल का ही लगेगा। और ईयर एंड क्योंकि जुलाई टू जून है, तो मैंने यहाँ पर 30 जून 2013 लिखा है, जैसे अप्रैल टू मार्च में होता है। तो ये 12 है तो ये 13 होगा, तभी एक साल होगा बाय डिप्रिशिएशन। 7 लाख का ट्रक है और डिप्रिशिएशन होगा 20% करके बोला है। ये भी 1,40,000 होगा, कैश डाउन पेमेंट के तरह ही 1,40,000 हो गया। अच्छा, अब जो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर हम लोग बाई बैलेंस शीट ही नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो 7 ट्रक था उसमें से 1,40,000 का यूज हुआ, बाकी बचा हुआ इसके पास तो नहीं रहेगा, कुछ रहेगा कुछ चला जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये वाला कैलकुलेशन जो है बाई बैलेंस शीट करके नहीं दिखाएंगे, पहले वर्किंग नोट बनाएंगे कि क्या वैल्यू हो रहा है, उसके बाद ही हम लोग एंट्री कर पाएंगे। तो यहाँ पर वर्किंग नोट मैंने 1 दे दिया, यहाँ पर दे देते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं कि
यहाँ पर बोला है ना कि एक लैंग्वेज यहाँ पर बोल रखा है कि क्रेडिट कंपनी वुड रिटर्न 3 ट्रक टू द वेंडर एंड द रिमेनिंग 4 वुड बी रिटर्न द वेंडर एग्री टू अलाउड हिम ए क्रेडिट फॉर द अमाउंट पेड अगेंस्ट दिस 3 ट्रक लेस 25%। जो 3 ट्रक रिपोजिट हो रहा है उस ट्रक पे जितना अमाउंट क्रेडिट जितना भी अमाउंट मिलने वाला था, ठीक है, जितना भी उसे मिलने वाला था पैसा, उससे 25% कम में वो एग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्रेडिट allowed by vendor against 3 truck। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पेड अगेंस्ट 7 ट्रक। 7 ट्रक जो इसने परचेस किया था उसके अगेंस्ट इसने कितना प्रिंसिपल पे किया है। ये देखो, प्रिंसिपल अमाउंट, डाउन पेमेंट को भी प्रिंसिपल अमाउंट बोला जाता है। तो अब तक 1,40,000 और 1,12,000 ये दोनों अमाउंट जो है प्रिंसिपल, मतलब विदाउट एनी इंटरेस्ट, ये अमाउंट अभी तक पेड है। तो पहले हम लोग वो अमाउंट लिख लेते हैं, 1,40,000 प्लस 1,12,000 प्रिंसिपल। अभी तक मैंने वही लिखा है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पेड अगेंस्ट 7 ट्रक, ये दोनों का टोटल हो जाएगा 1,12,000 प्लस 1,40,000, तो ये हो गया 2,52,000, ये पे किया गया है। अच्छा, अब टोटल, अब हम लोग 3 ट्रक का अलग से निकालेंगे क्योंकि 3 ट्रक पे कैलकुलेशन करेंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पेड अगेंस्ट 3 ट्रक। तो 3 ट्रक पे अभी तक कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे किया गया है? अगर 2,52,000 7 ट्रक पे अभी तक हम लोगों ने पे किया है, तो एक एक ट्रक पे कितना किया है, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3 करेंगे तो 3 ट्रक का पता चल जाएगा कि 3 ट्रक पे अभी तक हम लोगों ने कितना प्रिंसिपल अमाउंट अप्लाई किया है। तो ये हो रहा है 1,08,000। अच्छा, अब वेंडर जो है वो क्या करेगा, वो 25% कम इसका वैल्यू लगाएगा। तो 1,08,000 मतलब कंसेप्ट देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना अमाउंट पे हुआ है उससे उसको 25% कम करके माना जाएगा। वही चीज यहाँ पर बोला गया है। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि the vendor agreed to allowed him a credit for the amount paid against this 3 truck less 25%। तो amount paid against this 3 trucks 1,08,000 लेस हमें 25% करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे $81,000 हो जाएगा। 1,08,000 माइनस 25% 81,000 वैल्यू इन्होंने एग्री किया है। ठीक है, अब लॉस कितना हो रहा है वो हम लोग चेक करेंगे, लॉस ऑन सरेंडर। ठीक है, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है देख लेते हैं। बुक वैल्यू निकालते हैं पहले। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितना है 3 ट्रक का, तो 3 ट्रक का कॉस्ट कितना है, 1 लाख करके है, तो 3 ट्रक का कॉस्ट 3 लाख। ठीक है, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 20%, तो ये हो गया 60,000। 1 साल का ही होगा क्योंकि 1 साल के बाद ही रिपोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पर हो गया 2,40,000। इसीलिए अगर देखो तो क्वेश्चन में ना मेथड नहीं बोला है कि 20% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन और WDV, क्योंकि एक ही बार कैलकुलेट करना पड़ेगा एक ही साल का। तो बुक वैल्यू हो रहा है 2,40,000 जबकि क्रेडिटर बोल रहा है, मतलब एग्रीड वैल्यू हो रहा है 81,000। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे लॉस ऑन सरेंडर। लॉस ऑन सरेंडर क्या होता है, लॉस ऑन सरेंडर हमारा बुक वैल्यू माइनस एग्रीड वैल्यू हो जाएगा। तो बुक वैल्यू है 2,40,000 और एग्रीड वैल्यू है 81,000, तो दोनों का डिफरेंस
जैसे अभी तक हम लोग कैलकुलेट करते आ रहे थे 1,59,000, ठीक है। तो ये हो गया बुक वैल्यू, ये हो गया एग्रीड वैल्यू। लेकिन यहाँ पर एग्रीड वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका अलग था, क्योंकि यहाँ पर बोला था कि इनका एग्रीड वैल्यू है एग्रीड टू अलाउड हिम अ क्रेडिट फॉर द अमाउंट पेड अगेंस्ट दिस 3 ट्रक लेस 25%, द अमाउंट पेड अगेंस्ट दिस 3 ट्रक और लेस इसको 25%, 81,000, ठीक है। अब हम लोग इसका यहाँ पर एंट्री कर देंगे। अच्छा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो ट्रक है जो सरेंडर हो जा रहा है उसका वैल्यू एग्रीड वैल्यू लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट 2 से हम लोग एग्रीड वैल्यू लगाएंगे। एग्रीड वैल्यू है 81,000, ठीक है। इसका क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। यहाँ पर ट्रक हुआ है ना, तो यहाँ पर बाई क्या हो जाएगा, बाई हायर वेंडर। डेट हो जाएगा 30 जून ही हो रहा है शायद, देख लेते हैं। हाँ, 30 जून 2013। डेट हो रहा है 81,000, सॉरी डेट की यहाँ पर अमाउंट हो रहा है 81,000। अब लॉस जो हुआ है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एसेट बेचने से डेप्रिसिएशन में हम लोग लॉस या प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर भी होगा। तो डिफॉल्ट के वजह से बाई पीएल हो जाएगा लॉस ऑन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के वजह से लॉस हो गया है, कितना हुआ, 1,59,000, 1,59,000 लॉस ऑन डिफॉल्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब जो बाकी ट्रक है वो बच जाएगा, ठीक है। बाकी ट्रक इसके पास रहेगा, तो बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे हम लोग बैलेंस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना होगा, 7 लाख। और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बाकी कितना है, बाकी 4 ट्रक है 7 में से, ठीक है। 4 ट्रक का अगर कैलकुलेशन करेंगे, ये देखो बाकी जो 4 ट्रक है ये इस तरह से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। जो रिटेन्ड है, रिटेन्ड है 4 ट्रक, तो 4 ट्रक का वैल्यू क्या होना चाहिए आफ्टर डेप्रिसिएशन, 1 लाख इंटू 4 लाख लेस डेप्रिसिएशन 20%, तो ये हो जाएगा 80,000। तो माइनस करने से आना चाहिए 3,20,000, ठीक है। 3,20,000, तो यहाँ पर चेक करके देख सकते हो, यहाँ पर 3,20,000 ही आएगा बैलेंस करने पे, क्योंकि बचे हुए 4 ट्रक का वैल्यू यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर 7 लाख लिख देते हैं। चेक करके देखो, यहाँ पर 3,20,000 आएगा। एक तो हम लोग इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, देख लो पहले, 1,40,000 प्लस 81,000 प्लस 1,59,000 आ रहा है। अच्छा, एक तो इस तरह से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। दूसरा और एक तरह से भी हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 7 लाख में से अगर 1,40,000 का डेप्रिसिएशन लग जाता है, ठीक है, तो बचता कितना है, बचता है 5,60,000। 5,60,000 कितने ट्रक का वैल्यू है, 7 ट्रक का वैल्यू है, तो 4 ट्रक का कितना होगा, 5,60,000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4, ठीक है, तब भी 3,20,000 आता है। तो जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो। इसको हम लोग 2 तरह से ही कर सकते हैं। तो ये हटा देते किसी भी एक तरह से, या फिर बैलेंस करोगे तो वही अमाउंट आएगा। ये वाला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर जो 3 ट्रक है रिपोजिस्ट हो गया, वो ये हो गया, लेकिन बाकी ट्रक तो बचा हुआ है। तो बाकी ट्रक का कितना बैलेंस हो रहा है, वो ड्यू हो रहा है, देखना पड़ेगा। ये ईयर तो एंड हो गया 30 जून 2013। जैसे हम लोग बैलेंस दिखाते हैं, टू बैलेंस शीट इतना बचा हुआ है, फिर उसे ब्रॉट डाउन करते हैं, उतना अमाउंट यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना बच रहा है, 7 लाख प्लस 14,000 प्लस 11,200, 7,25,200 माइनस 1,40,000, 1,26,000, 81,000, 3,78,200 हो गया। इसका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग हायर जो वेंडर है उसका कैलकुलेट करेंगे। तो हायर वेंडर ने क्या एंट्री किया होगा, 1,712 में एंट्री किया होगा, डेटर मतलब जेड एसोसिएट्स अकाउंट डेबिट टू ट्रक, इसने ट्रक बेचा है 7 लाख का। अच्छा, फिर इसको उसी डेट पे 1,712 को ही बाय बैंक बोल के डाउन पेमेंट मिला होगा, डाउन पेमेंट 1,40,000, और एक इंस्टॉलमेंट भी मिला होगा, और इसने इंटरेस्ट ड्यू करके दिखाया होगा 31 दिसंबर 12 में, टू इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट हो जाएगा 14,000। 31 दिसंबर 2012 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा बाई बैंक, पे नहीं सॉरी रिसीव होगा इंस्टॉलमेंट, इसके लिए रिसीव हो रहा है तो रिसीव कितना होगा, जितना इसने दिया है 1,26,000, 1,26,000। फिर से 30 जून 2013 को इंटरेस्ट ड्यू होगा 11,200, चेक कर लेते हैं एक बार। 11,200 हुआ है। और यहाँ पर क्या होगा, बाई बैंक बोल के रिसीव नहीं होगा, गुड्स रिपोजिस्ट का एंट्री करना पड़ेगा। तो इसके जैसे इसके पास से ट्रक चला जाता है तो ये ट्रक को क्रेडिट कर देता है, उसी तरह से इसके पास ट्रक आ जा रहा है तो ये बाई ट्रक तो नहीं लिखेगा, लिखेगा बाई गुड्स रिपोजिस्ट, क्योंकि ये रिपोजिस्ट गुड्स है तो इसका अकाउंट का नाम होना चाहिए बाई गुड्स रिपोजिस्ट। 81,000 में वो ट्रक लेके आ गया है। अच्छा, और बाकी जो है वो रखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बैलेंस भी हमें दिखेगा। तो ये टोटल हो रहा है 7 लाख 7,25,200, 7,25,200 यही वाला बैलेंस होगा जो इसका यहाँ पर दिख रहा है। इसको पे करना पड़ेगा, इसको मिलेगा 3,78,200 बाई बैलेंस CD 3,78,200। ठीक है। अच्छा, गुड्स रिपोजिस्ट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, गुड्स जो रिपोजिस्ट हुआ, क्या गुड्स रिपोजिस्ट हुआ है, कौन से डेटर से गुड्स रिपोजिस्ट हुआ है उसका पहले यहाँ पर हमें एंट्री लिखना चाहिए और कौन से डेट पे हुआ है। तो 30 जून 2013 में जेड एसोसिएट से गुड्स रिपोजिस्ट हुआ है 81,000 का। इस पे खर्चा भी किया गया 80,000 का रिपेयर करवाने का। तो गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर का खर्चा हुआ है, कितने का हुआ है, 81 बोल रहे सॉरी 2,000 का। ठीक है, 2,000 का। और इसको फिर सेल कर दिया गया है 80,000 में। तो 83,000 का एसेट था, सेल हुआ है 80,000 में 30 जून 2013। तो बाई बैंक सेल प्रोसीड्स 80,000 में, तो लॉस हो गया है 3,000 का बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल। $83,000। बस इतना सा ही बोला था इस क्वेश्चन में, और तो कुछ नहीं बोला था। ठीक है, 14 नंबर का देखो लास्ट। On 1/1/2010, B and Brothers bought 5 computers from Chirag Computer on hire purchase. The cash price of each computer was 20,000. It was agreed 30,000 each at the end of each year. अच्छा, मतलब 30,000 करके इंस्टॉलमेंट है। द वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% per annum. The buyer depreciate computer 20% per annum on the diminishing balance method. B and brothers paid cash down 5,000 each and 2 installment but failed to pay the last installment. Consequently, the computer trader repossessed 3 set. ठीक है, 5 में से 3 लिया है, leaving 2 set with the buyer and adjusting the value of 3 set against the amount due. The set repossessed were valued at on the basis of 30% depreciation per annum. तो यहाँ पर एग्रीड वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, जो एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट था उससे डेप्रिशिएशन 30% लगाते हुए हमें चेक करना पड़ेगा कि उसके हिसाब से फिर एग्रीड वैल्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने बता दिया है कि हम मानेंगे 30% डेप्रिशिएशन लगाने के बाद जितना एसेट का वैल्यू बचेगा वही एग्रीड वैल्यू माना जाएगा। ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे लगाना है। ठीक है, द सेट रिपोजिस्ट वेयर सोल्ड बाय द चिराग कंप्यूटर फॉर 30,000 आफ्टर नेसेसरी रिपेयर्स अमाउंटिंग टू 5,000 ऑन 30 जून 2013। ओपन द नेसेसरी लेजर इन द बुक्स ऑफ बोथ ऑफ द पार्टीज। तो जो सेलर है बायर है दोनों के बुक्स में ही ओपन करना है। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ बी एंड ब्रदर्स और इन द बुक्स ऑफ चिराग कंप्यूटर्स। in the books of B and brother। अच्छा, कंप्यूटर अकाउंट,
और एक हो जाएगा वेंडर, मतलब चिराग कंप्यूटर अकाउंट। देखो इस क्वेश्चन में ना यहाँ पर बोला है, देखो इसने कितना सारा इंस्टॉलमेंट दिया है, 2 इंस्टॉलमेंट, इसीलिए ना मैंने जगह ज्यादा रखा है क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट दिया है। तो उस केस में यहाँ पर कैलकुलेशन मतलब जो 2 इंस्टॉलमेंट के बाद रिपोजिशन हो रहा है तो अकाउंट बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर अकाउंट, देखो यहाँ से समझ में आ जाएगा तुम लोग को कि कब कौन सा अकाउंट का कैसे जगह रखना है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर छोटा छोटा अकाउंट बनाया था मैंने क्योंकि एक बार ही इंस्टॉलमेंट दिया, उसके बाद रिपोजिशन हो जाएगा, फिर अकाउंटिंग एंट्रीज उतना सारा होगा नहीं। अच्छा, फिर यहाँ पर नेक्स्ट बना लेते हैं, उसी अकाउंट को यहाँ पर थोड़ा सा और भी जगह चाहिए होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ चिराग कंप्यूटर, इन द बुक्स ऑफ चिराग कंप्यूटर बी एंड ब्रदर्स, बी एंड ब्रदर्स अकाउंट, यानी डेटर अकाउंट, और गुड्स रिपोजिस्ड। जो भी वर्किंग करना है यहाँ पर करेंगे। अच्छा, ये देखो कंप्यूटर खरीदा है 11/1/2010, 11/1/2010, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 11/1/2010, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू चिराग कंप्यूटर्स। फाइव कंप्यूटर्स ईच 20,000, तो 20,000 इंटू 5, 1 लाख। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है इट वॉज एग्रीड दैट 30,000 ईच एट द एंड ऑफ 30,000 each at the end of each year. The vendor charge interest 10% per annum. The buyer depreciates computer 20% on the diminishing balance method. अच्छा, depreciation लगेगा, तो ये अगर 1 Jan है तो 31 December होगा ईयर एंड, बाई depreciation 20%, तो 1 लाख पे 20%, 20,000। अच्छा, यहाँ पर बैलेंस दिखाना पड़ेगा, बाई बैलेंस CD, ये हो जाएगा 80,000, 1 लाख, 1 लाख। और यहाँ पर वेंडर अकाउंट में क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट में सबसे पहले क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं 1110 में बाई कंप्यूटर, वन लाख। अच्छा, 1110, फिर अगर कुछ पेमेंट है, डाउन पेमेंट था, ये देखो 5,000 ईच, बी ब्रदर्स पेड कैश डाउन 5,000 ईच, तो कितना हो जाएगा डाउन पेमेंट, 5,000 ईच बोला है तो 5,000 करके 5 कंप्यूटर पे लिखना पड़ेगा, 25,000, क्योंकि ईच बोल दिया है तो इस तरह से दिखाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो इंटरेस्ट ड्यू करते हैं यहाँ पर 31 December 2010 में ही होगा क्योंकि ईयरली इंस्टॉलमेंट है, देखो ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो इंटरेस्ट कितना होगा बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना होता है 1 लाख में अगर 25,000 हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है तो जितना नहीं किया है वही हमारा लोन अमाउंट होता है, तो लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट होगा, तो 1 लाख यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, 1 लाख माइनस 25,000, यहाँ पर 75,000 आएगा, इनटू इंटरेस्ट का रेट है, इंटरेस्ट रेट है 10%, इंटू 10%, तो देखो कितना होता है 75,000 का 10% 7,500 होगा। अच्छा, इंस्टॉलमेंट कितना होगा ये कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज हमें क्वेश्चन में बोल भी दिया है, देखो यहाँ पर बिना कैलकुलेशन किए भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि 30,000 ईच करके होगा एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो ईयरली इंस्टॉलमेंट लगेगा, तो टू कैश यहाँ पर इंस्टॉलमेंट
30,000 दे रखा है तो हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्टली 30,000, ठीक है। ये पहले साल पेमेंट हो गया और 31 दिसंबर 2010 का यहाँ पर बैलेंस दिखा देते हैं, टू बैलेंस सीडी 1,07,500 1,07,500 माइनस 55,000 52,500 52,500 ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ब्रॉड डाउन कर लेते 1/1/2011 में टू बैलेंस बीडी 80,000। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 2011 तक बाई डेप्रिसिएशन, WDV मेथड था तो 80,000 पे 20% लगेगा, तो 80,000 पे 20%, 80,000 इंटू 20% 16,000। तो बैलेंस कितना बच रहा है बाई बैलेंस सीडी, $80,000 माइनस 16,000 ये हो रहा है 64,000 80,000, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट इन लोग का क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट वाले में देखेंगे कि क्या इन्होंने यहाँ पर क्या जो रिपोजेस अमाउंट वगैरह आता है वो कितना आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको भी आगे करते हैं, बाई बैलेंस बीडी करके यहाँ पर दिखाएंगे। अच्छा ये डेट हो जाएगा 1/1/11 बाई बैलेंस बीडी कितना था 52,500, यहाँ पर लिख लेते हैं 52,500। फिर यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू होगा 31 दिसंबर 2011 बाई इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे होता है, जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसी पे होगा ना, 52,500 पे ही होगा। इसी तरह से तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग नोट बिना बना के भी तो हम लोग कर सकते हैं ना। ये देखो कैसे हुआ था, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा वैसे भी। ये देखो 25,000 नहीं 20,000 इंटू 5 1 लाख, इसमें से डाउन पेमेंट चला गया, डाउन पेमेंट था 5,000 करके 25,000 बच रहा है 75,000। 75। हाँ यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा, ये हुआ था 10% एट द रेट ऑफ 10%, यहाँ पर 7500, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट मैंने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है 30,000। अब कैसे निकाला होगा, 7,500 इंटरेस्ट लग रहा है तो 30,000 से 7,500 हटा दो तो 22,500, ठीक है। 22,500 करके हो रहा है, हमें जरूरत नहीं क्योंकि बोला ही है 30,000 करके, हम लोग अपने हिसाब से लिख देते 30,000। प्रिंसिपल 1 अगर माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा, प्रिंसिपल 1 माइनस करना पड़ेगा। अच्छा प्रिंसिपल तो निकालना ही पड़ेगा, तो 30,000 में 7,500 इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना है 22,500, तो 22,500 पे हो गया होगा प्रिंसिपल 1, तो बचा कितना 52,500। हाँ 52,500, तो नेक्स्ट इंटरेस्ट इस पे लगना चाहिए 52,500 पे 10%, तो 5250 ऐसे होगा, ठीक है 5250। और देखो हम लोग का कैलकुलेशन करके ये भी फिर 30,000 ही हो जाएगा, और 30,000 कैसे बन रहा है 5250 और बाकी बचा हुआ अमाउंट तो माइनस करना पड़ेगा 24,750, ठीक है ऐसे करके हो रहा है। तो 5250 यहाँ पर भी आ जाएगा, ये देखो इस तरह से करने से ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो वर्किंग करके करना पड़ेगा। 5250 हो गया। अच्छा अब ये भी पेड है, ठीक है, ये अमाउंट भी पेड है, इसके बाद से इनका डिफॉल्ट है टू कैश इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट दे दिया इन लोगों ने। अच्छा ये भी 30,000 लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन हमें बता रखा है 30,000 करके ही है। टू बैलेंस सीडी 52,500 प्लस 5250 57,750 माइनस 30 27,750। अच्छा अब यहाँ पर फिर से ब्रॉट डाउन होगा 1/1/12 बाई बैलेंस बीडी 27,750। इंटरेस्ट भी ड्यू हो जाएगा 31 दिसंबर 2012 बाई इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इसी अमाउंट पे हो जाएगा या फिर कैसे होगा देखते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। इंटरेस्ट
लेस कर देते हैं प्रिंसिपल टू है 24750, तो 52,500 माइनस 24750, तो ये बच रहा है 27,750, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट कितना होगा बता सकते हो? यहाँ पर टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है बताओ? यहाँ पर टोटल इंस्टॉलमेंट बोल रखा था, चेक कर लेते हैं। 5 computer hire purchase, the cash price of each computer, it was agreed 30,000 each at the end of each year, the vendor charges interest, कहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कहाँ बोला है? 2 इंस्टॉलमेंट बट फेल टू, अच्छा ये देखो ऐसे करके बोल रखा है 5,000 ईच एंड 2 इंस्टॉलमेंट। ये देखो बी ब्रदर्स ने क्या क्या अभी तक दिया है, पेड कैश डाउन 5,000 ईच यानी 25,000 एंड 2 इंस्टॉलमेंट बट फेल टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है? अगर फेल टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट बोला है, 2 इंस्टॉलमेंट क्लियर है, लास्ट वाला फेल कर गया है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है? डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं बताया कि 3 की 5 की 6, लेकिन बोल रहा है कि लास्ट वाला फेल हो गया है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बोलो, मेरा बात नहीं समझ में आया। ये देखो यहाँ पर बोला है कि 5,000 ईच करके है डाउन पेमेंट, वो तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया है, एंड 2 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया बट फेल टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है? 3 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। 3 इंस्टॉलमेंट है, तो इसका मतलब ये लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट है, तो इसका इंटरेस्ट बता सकते हो? अगर ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो प्रिंसिपल 3 यही वाला लास्ट है, तो 27,750 तो मेरा पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर 27,750 यहाँ पर मेरा क्लियर हो जाना चाहिए और कुछ नहीं बचना चाहिए था, उसी हिसाब से तो इनका स्कीम बना हुआ था कि ऐसे करके पेमेंट करना है। और यहाँ पर बोल रखा है कि एक सारा का सारा इंस्टॉलमेंट 30,000 करके ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 30,000 करके होगा, वैसे तो 27,750 का इंटरेस्ट कितना होता है? 10% बेसिस पे हम लोग जैसे कर रहे थे उसके हिसाब से, तो इसका 10% होने पे होगा 2775, ठीक है। 2775 हो रहा है, ठीक है, 2775। और अगर प्रिंसिपल 27,750, क्योंकि ये तो लिखना ही पड़ेगा, तो क्या इन दोनों का एडिशन 30,000 हो रहा है? 27,750, देखो नो क्या मैम। इन दोनों नहीं हो रहा है ना, तो हमें एडजस्ट किससे करना चाहिए? प्रिंसिपल कभी एडजस्ट नहीं होता, ये तो हम लोग फर्स्ट क्लास से कर रहे हैं ना। एडजस्ट क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट एडजस्ट इंटरेस्ट। करना। हाँ, तो फिर यहाँ पर इंटरेस्ट हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, यहाँ कैलकुलेट करके नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो 27,750 ये तो होगा ही, तो 30,000 के लिए कितना अमाउंट लगाना पड़ेगा? 30,000 माइनस कर दो 27,750, 2250। 2250, तो 2250 इसके जगह पे 2250 हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर 2250 हमारा होगा, ये डायरेक्टली लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, 2250 ये हो जाएगा। अच्छा, ये इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू हो गया। अब 31 दिसंबर 2012 में 2 कैश बोल के पेमेंट हो जाता, लेकिन पेमेंट नहीं कर पाएगा तो कंप्यूटर यानी एसेट चला जाएगा, और उसका एग्रीड वैल्यू हमें चेक करना पड़ेगा कितने में जा रहा है। वर्किंग नोट नंबर 2। अच्छा, एग्रीड वैल्यू बोल रहा है 30% डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, 30% पर एनम ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो एग्रीड वैल्यू द सेट रिपोजेस 3 सेट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कैश प्राइस 3 कंप्यूटर इंटू 20,000, 60,000 WDV मेथड पे, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 30%, ये हो जाएगा 18,000 पहला, 60,000 इंटू 30% माइनस इक्वल टू 42,000। 3 बार डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि 2 साल तक तो क्लियरली चल ही रहा था सब कुछ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। ये देखो यहाँ पर 1 साल 2 साल और नेक्स्ट ईयर भी होगा, जिस साल डिफॉल्ट हुआ इसको भी कर लेते हैं यहाँ पर। 1112 हो जाएगा बाई, सॉरी इधर 1112 बाई 2 बैलेंस BD 64,000, और इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा
31 दिसंबर 2013 64,000 पे। और ये जो परचेजर है ये कैसे डेप्रिसिएशन लगाया है, इसने 20%। अच्छा, इसने भी WDV बट 20%, तो 64,000 का 20%, तो 12,800। बट बैलेंस नहीं लिख सकते क्योंकि सारा का सारा एसेट नहीं रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देख लेते 42,000, तो 3 साल डेप्रिसिएशन लगेगा। 42,000 इंटू 30%, तो ये हो गया 12,600 माइनस इक्वल टू 29,400 less depreciation at the rate of 30%. 8820 20,580 ये हो गया एग्रीड वैल्यू। ठीक है, लेकिन बुक वैल्यू कितना हो रहा है, बुक वैल्यू भी तो देखना पड़ेगा। तो बुक वैल्यू हो जाएगा, कैश प्राइस है वही 60,000 लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 20% करके। ठीक है, तो 20% इसने जो परचेजर है उसने 20% करके लगाया, तो 60,000 पे 20% 12,000, तो बच रहा है 48,000। फिर इस पे 20% 9600 38,400, फिर इस पे 20% 7680 30,720। तो लॉस है क्योंकि इसके हिसाब से 30,720 और इसके हिसाब से 20,580, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस ऑन डिफॉल्ट। $30,720 बुक वैल्यू, 30,720 बुक वैल्यू माइनस एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू है 20,580, 20,580, तो 30,720 माइनस 20,580, तो ये हो गया 10,140। ठीक है, अब एंट्री एग्रीड वैल्यू से होगा, एग्रीड वैल्यू है 20,580, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने लिख रखा है कंप्यूटर, यहाँ पर लिखेंगे टू कंप्यूटर बोल के 20,580 ये लिखना चाहिए, 20,580। अब इसका टोटल कर लेते हैं, जो बैलेंस है वो दिख जाएगा, टू बैलेंस CD। एग्रीड वैल्यू यानी सरेंडर वैल्यू होता है। ठीक है, इसको सरेंडर वैल्यू भी बोलते हैं। 27,750 प्लस 2250 30,000 माइनस 20,580 9,420। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग भी होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंप्यूटर में बाई, इस अकाउंट का नाम क्या है, इस अकाउंट का नाम है बाई चिराग कंप्यूटर। अच्छा नहीं, क्रॉस पोस्टिंग होगा एक्चुअली, बाई चिराग कंप्यूटर बोल के, चिराग कंप्यूटर 20,580। हाँ, और लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लॉस है 10,140 बाई PL, 10,140 लॉस ऑन डिफॉल्ट। अच्छा, फिर एंड में हो जाएगा बैलेंस, बैलेंस देखना पड़ेगा, तो बाई बैलेंस CD, बैलेंस बचेगा जो कंप्यूटर नहीं रिपोजिट हुआ उसका वैल्यू दिखेगा हमें। तो यहाँ पर टोटल 64,000 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 64,000, तो 64,000 माइनस 12,800 20,580 माइनस 10,140, तो ये हो गया 20,480। वैसे भी इतना ही होना चाहिए क्योंकि कितना सारा रिपोजिट हो जा रहा है, दो दो रख के जा रहा है। ठीक है, दो कंप्यूटर रख के जा रहा है, तो दो कंप्यूटर का वैल्यू कितना होगा आफ्टर 3 इयर्स। अगर 20% करके वैल्यू लगेगा तो हम लोग देख सकते हैं कि 20,000 पे 20,000 का दो कंप्यूटर यानी 40,000, 40,000 पे 20% करके अगर 3 बार डेप्रिसिएशन लगाएंगे, पहला बार 8,000, फिर बचा हुआ वैल्यू उस पे 20%, फिर हो जाएगा 25,600 बचा हुआ वैल्यू, फिर इस पे 20%, तो
आ जाएगा 20,480। यहाँ पर भी तुम लोग उस तरह से चेक करके देख सकते हो। तो ये वाला अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, ये भी कंप्लीट हो गया। बस अब हम लोग बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ सेलर। तो बी एंड ब्रदर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 1110 टू HP सेल 1 लाख। कैश डाउन पेमेंट रिसीव होगा बाई कैश डाउन पेमेंट 5,000 करके 25,000 हुआ था। अच्छा, इंटरेस्ट ड्यू होगा, इसके लिए इंटरेस्ट अर्निंग है। टू इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट था 7,500, फिर 5250। अच्छा, 7,500। 31st of December 2010 बाई कैश इंस्टॉलमेंट 30,000। 31st December 2010 इसका डेटर है, तो इधर बैलेंस आएगा बाई बैलेंस शीट। इसके लिए तो एसेट है, उसके लिए लाइबिलिटी था, तो उधर आ रहा था 52,500 आया था। ये देखो 52,500 पहला वाला। 1,07,500 1,07,500। फिर यहाँ पर ब्रॉट डाउन 1/1/2011 टू बैलेंस BD 52,500 टू इंटरेस्ट 31st of December 2012 टू इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा 5250 31st of December 2012 नहीं 11 होगा, मैंने गलत लिख दिया, दोनों जगह पे 11 होगा ना। ये 11 का अकाउंट हो रहा है। 11 बाई कैश 30,000 31st December 2011 बाई बैलेंस CD। तो यहाँ पर ही टोटल दिख जाएगा कितना होना चाहिए। ये देखो 52 और ये हो गया 57,750 होना चाहिए टोटल। 57,750 57,750 और माइनस करने पे आएगा 27,750। जस्ट इसका उल्टा होगा 27,750। अच्छा, 27,750 फिर से यहाँ पर 1/1/2012 में टू बैलेंस BD 27,750। फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा 31st December 2012 टू इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट कुछ अलग होगा। यहाँ पर 2250 होना चाहिए 2250। अच्छा, गुड्स रिपोजिट हो जाएगा 31st December 2012 में। इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, उसके जगह होगा बाई गुड्स रिपोजिट। एग्रीड वैल्यू लिखना पड़ेगा। एग्रीड वैल्यू था 20,580 20,580। अच्छा, बाकी बैलेंस जो है वो इधर दिखेगा। टोटल देख लेते हैं यहाँ पर 30,000 9420। अच्छा, 30,000 9420 बाई बैलेंस CD। अच्छा, गुड्स रिपोजिट का यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा 31st of December 2013। अच्छा, रिपोजिशन का डेट कब है? रिपोजिशन का द सेट रिपोजिट वेयर सोल्ड। अच्छा, सेल हुआ है 30th जून को, सेल का अलग डेट दे दिया है। अच्छा, 30th जून 2013 को सेल हुआ है, तो रिपोजिट कब हुआ है? ये Jan to December वाला ही तो था। अच्छा, ये डेट लेकिन गलत है, क्योंकि 30th जून 2013 को बेचेगा कैसे? क्योंकि रिपोजिट तो तब होगा ना जब इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा है, ऐसा पता चल गया। ये देखो 2 इंस्टॉलमेंट फेल टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कब लगेगा? 1/1/2010, मतलब 2010 के एंड में 31st December 2010, 31st December 2011 और 31st December 2012। हाँ, तो ये 12 तक का होना चाहिए। अच्छा, मेरा 12 तक का ही है। अच्छा, ये 12 भी होना चाहिए, ठीक है, 12 लिखेंगे इसे, ठीक है। यहाँ पर हो गया 2,
ये अकाउंट है टू बी एंड ब्रदर्स, टू बी एंड ब्रदर 20,580, इसका डेट होगा 31 दिसंबर 2012 को गुड्स रिपोजिट हुआ है। फिर इस पे रिपेयर्स किया गया है 30 जून 2013 को 5,000 का, टू कैश रिपेयर 5,000, और 30 जून 2013 को बेच दिया गया है बाई कैश सेल प्रोसीड्स। कितने में बेच दिया गया है? 30,000 में। तो 20,580 था और इस पे खर्चा किया गया 5,000, तो एसेट का वैल्यू हो गया 25,580, लेकिन 30,000 में सेल हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो 30,000 में सेल हो गया 25,580 का एसेट, तो 30 जून 2013 में बेच के प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल। माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर हो गया 4,420, ये प्रॉफिट हुआ है इतना। तो अभी तक हम लोग जितना भी गुड्स रिपोजिट कर रहे थे लॉस ही हो रहा था, तो ये क्वेश्चन में देखा कि हम लोगों ने प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो देखो हायर परचेस का जो भी था ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, 14 क्वेश्चंस थे अलग अलग। अभी हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रांच। ठीक है, ब्रांच स्टार्ट करेंगे आज। देखो ब्रांच मतलब सबसे पहले क्या होता है, देखो ब्रांच का मतलब होता है कोई भी अब बिजनेस, ठीक है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब एक्सपेंशन करने के लिए, अगर किसी और जगह पे सेम वही सर्विस देने के लिए या फिर उससे मिलता जुलता सर्विस देने के लिए, अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरे जगह पे उसी बिजनेस को फिर से ओपन करता है, तो उसे हम लोग ब्रांच बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब सेम काम ही होता है लेकिन अलग अलग जगह पे। ठीक है, ब्रांच हम लोग जितना बनाएंगे हमारा बिजनेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग हर जगह के कस्टमर को क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। देखो यहाँ पर कितने तरह का ब्रांच होता है, पहले वो दे रखा है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच, इनलैंड और फॉरेन। इनलैंड मतलब जो हमारा डोमेस्टिक ब्रांच होता है। ठीक है, फॉरेन में भी ब्रांच हो सकता है, मतलब देश के अंदर भी हम लोग अपना बिजनेस का ब्रांच ओपन कर सकते हैं, देश के बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इनलैंड ब्रांच कर रहे हैं तो वहां पर दो तरह का ब्रांच हम लोग बना सकते हैं, एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फर्क क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है। देखो डिपेंडेंट का मतलब है कि ये डिपेंड कर रहा है। देखो वैसे तो अगर कोई सॉरी, अगर कोई ब्रांच है तो उसका हेड ऑफिस तो जरूर होगा। अगर कहीं पर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ब्रांच बता रहा है तो उसका कोई हेड ऑफिस तो होना चाहिए। ठीक है, तो हेड ऑफिस होगा तभी ब्रांच बन सकता है, लेकिन ब्रांच में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मैटर आ जाता है। ये क्या है देखो, मतलब डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब है जिसका सारा का सारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है हेड ऑफिस संभालता है। ठीक है, उसको इंडिविजुअली कुछ करने का जरूरत नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच, यानी जो डिपेंड कर रहा है अपने अकाउंटिंग एंट्री के लिए भी किसके ऊपर, हेड ऑफिस के ऊपर। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पर मेन हेड ऑफिस ही है, चाहे हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच है चाहे हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच है। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है वो अपना अकाउंट जो है वो खुद ही मेंटेन करता है, उसके लिए हेड ऑफिस को कुछ नहीं करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है, अगर मान लो कोई ब्रांच छोटा है, ठीक है, ब्रांच छोटा सा है, तो क्या हम लोग वहां पर अलग से अकाउंटेंट रखेंगे? क्योंकि अगर अपना अकाउंट खुद मेंटेन करना है तो अकाउंटिंग सेक्टर वगैरह बनाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर अलग अकाउंटेंट ओपन करना पड़ेगा। ये तब जस्टिफाइबल होता है कि अगर ब्रांच में उस लेवल का सेल हो। लेकिन मान लो ब्रांच हम लोगों ने सिर्फ इसीलिए किया है कि कस्टमर आके मान लो सिर्फ अपना कुछ मान लो क्या बोले, जैसे कुछ सर्विस वगैरह अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो आके सिर्फ मान लो जैसे क्लासेस वगैरह का होता है, जैसे टीचिंग सेक्टर में भी होता है, अगर अलग अलग जगह ब्रांच है, मान लो ऐसा एक ब्रांच हम लोगों ने ओपन कर दिया जहां पर स्टूडेंट आके सिर्फ एडमिशन ही लेता है, वहां पर क्लासेस वगैरह नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्लासेस वगैरह नहीं हो रहा है तो एडमिशन नहीं हो रहा है, तो अकाउंटेंट रखने का भी जरूरत नहीं, सिर्फ आओ आके एडमिशन लेके चले जाओ, फॉर्म फिलअप वगैरह करके। तो छोटा सा ब्रांच है, तो फिर उस ब्रांच में अलग
से अकाउंटेंट रखे, ये मतलब ज्यादा एक्सपेंसेस करने का जरूरत क्या है? जब वो ब्रांच मुझे ज्यादा सेल दे ही नहीं पा रहा है तो मुझे उस पर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, उसे मुझे डिपेंडेंट ब्रांच बना के रखना चाहिए। बट इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है? इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब जहां पर काफी सेल है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर हो, तो वहां पर हम लोगों ने पूरा बिजनेस को ही उसका एक रेप्लिकेट बना लिया, मतलब सेम वैसा ही चीज वहां पर बना लिया जो कि हेड ऑफिस में है, ठीक है। लेकिन कंट्रोलिंग ऑब्वियसली हेड ऑफिस का है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हेड ऑफिस बन जाएगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसीलिए उसको हम लोगों ने इंडिपेंडेंट बना लिया, क्योंकि वहां पर सेल वगैरह है तो जस्टिफाइबल है कि हम लोग अलग से अकाउंटेंट रखें, सारा चीज जैसे होम जो हेड ऑफिस में होता है उसी तरह से एज इट इज करें। इससे हमारा क्या होगा, उनको हेल्प भी होगा। मतलब अगर बहुत ज्यादा अकाउंटिंग है तो फिर वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फिर से हेड ऑफिस करेगा, उसके लिए तो हेडेक है। तो फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच को हमें क्या कर देना चाहिए, जहां पर ज्यादा सेल वगैरह हो रहा है वैसे ब्रांच को हमें इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए। लेकिन जहां पर बहुत ही कम सेल वगैरह हो रहा है वहां पर अलग से अकाउंटेंट रखना, इतना खर्चा करना जस्टिफाइबल नहीं होता है, तो उससे हमें डिपेंडेंट ब्रांच रखना चाहिए। इसीलिए ब्रांच का दो सेक्टर किया गया है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। तो ब्रांच कैसे हमें सर्विस दे पा रहा है या फिर किस पर्पस में हम लोगों ने ब्रांच ओपन किया है उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है ये बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। सबसे पहले हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। डिपेंडेंट ब्रांच पे कैसे करके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, अगर कोई ब्रांच डिपेंडेंट है तो वो कैसे अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर पाएगा। तो ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, गुड्स इनवॉइस्ड एट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, गुड्स इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस। इसका मतलब समझो, ब्रांच का मतलब क्या है? ब्रांच का मतलब ये है कि ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस पे डिपेंड कर रहा है। एक एक मिनट रुको, तो कोई आया है।
थोड़ा सा नीचे जाना पड़ा था इसलिए देरी हो गया। ठीक है, देखो अच्छा देखो, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, गुड्स इनवॉइस्ड एट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। ठीक है, गुड्स इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस। तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का मतलब है कि हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को गुड्स भेजता है। ठीक है, अब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स जो भेजता है वो कॉस्ट में भी भेज सकता है या फिर सेलिंग प्राइस में भी भेज सकता है। मतलब जिसमें खरीदा है उसमें भी बेच सकता है या फिर अपना सेलिंग प्राइस लगा के भी बेच सकता है। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट हम लोग अलग से पढ़ेंगे। जैसे कंसाइनमेंट भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा कॉलेज में या फिर कभी, तो वहां पर या फिर ब्रांच डिपार्टमेंट जिन लोगों ने किया है डिपार्टमेंट में भी पढ़ा होगा कि कभी कभी कॉस्ट में भेजा जाता है, कभी कभी प्रॉफिट लगा के भेजा जाता है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी होता है, प्रॉफिट लगा के भी बेचा जाता है जिसे हम लोग इनवॉइस प्राइस बोलते हैं, या फिर कॉस्ट में भी बेचा जा सकता है। ठीक है, अब देखो 3 मेथड होता है, डेटर, स्टॉक एंड डेटर और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। हम लोग आज पढ़ेंगे डेटर मेथड। ठीक है, डेटर मेथड क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटर मेथड क्या होता है। डेटर मेथड का मतलब है, जब डेटर, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, हम जब हेड ऑफिस जो है ब्रांच को अपने डेटर की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, डेटर की तरह ट्रीट करेगा कि मैंने अपने डेटर को जब कुछ सेल किया है तो कैसे हम लोग उसका एंट्री करते हैं, अकाउंट भी उसी तरह से बनेगा। डेटर अकाउंट कैसे बनता है, डेटर में हम लोग दिखाते हैं कि हमें डेटर से अगर कुछ मिलने वाला है तो टू बैलेंस बीडी। ठीक है, और अगर हमारा कुछ क्लोजिंग बैलेंस ये प्रीवियस ईयर का था तो हम लोग इस साल ब्रॉट डाउन करके दिखाएंगे ये मिलने वाला था। ठीक है, और ये मिलेगा इस साल के एंड में। डेटर को कुछ सेल किया है तो डेटर टू सेल दिखाते हैं। अच्छा, डेटर से कुछ पैसा रिसीव किया है तो बाय कैश दिखाते हैं। तो मतलब हम लोग अगर अपने ब्रांच को अपना डेटर की तरह मानते हैं और उस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं तो डेटर मेथड बोला जाता है। ठीक है, उसको डेटर मेथड बोला जाता है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि कैसा होता है। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रांच के बारे में देख लो, क्या होता है ब्रांच का मतलब। ब्रांच को डिस्क्राइब किया जाता है कैसे, ब्रांच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एस्टैब्लिशमेंट कैरिंग ऑन आइदर द सेम और सब्सटेंशियली द सेम एक्टिविटी एज दैट कैरिड ऑन बाय हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी। जैसे मैंने बोला कि कोई भी कंपनी, उसका हेड ऑफिस एक होगा, उसका ब्रांच होगा। तो ब्रांच कैसा काम करता है, ब्रांच जो है सेम वही काम करता है जो हेड ऑफिस कर रहा है या फिर बिल्कुल उससे मिलता जुलता काम कर रहा है। ठीक है, इट मस्ट ऑल्सो बी नोटेड दैट द कंसेप्ट ऑफ ब्रांच मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ ए हेड ऑफिस। क्योंकि ब्रांच है इसका मतलब हेड ऑफिस जरूर है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ब्रांच कह रहा है कि हम ब्रांच है तो इसका हेड ऑफिस जरूर होगा। फॉर देयर कैन बी नो ब्रांच विदाउट ए हेड ऑफिस, क्योंकि बिना हेड ऑफिस के कोई अपने आप को ब्रांच बोल ही नहीं सकता है। ब्रांच मतलब इसका कुछ अलग मेन चीज तो होगा ही, जैसे ट्री का होता है, ट्री का अलग अलग ब्रांच होता है, लेकिन एक मेन उसका तो जो स्टेम होता है वो तो रहेगा ना, उसी से ब्रांच वगैरह निकलता है। उसी तरह से द प्रिंसिपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, ब्रांच हेड ऑफिस का मतलब प्रिंसिपल place of business. Branch offices are of great utility in the sense that they allow business to be expanded closer to the clients and hence they facilitate face to face interaction with the customer. मतलब अगर हम लोग अलग अलग जगह पे ब्रांच ओपन करेंगे तो हर जगह कस्टमर्स के साथ हम लोग फेस टू फेस जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, इससे हमारा बिजनेस जो है ग्रो करेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, यही चीज बोला है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा भी है टेबुलर फॉर्म में। ये देखो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांच को हम लोग दो तरह से डिवाइड करेंगे। इनलैंड मतलब डोमेस्टिक, फॉरेन यानी जो है आउट ऑफ मतलब इंडिया हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कंट्री के बाहर। तो इनलैंड ब्रांच दो तरह का, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो खुद ही मेंटेन करता है, और डिपेंडेंट मतलब जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो हेड ऑफिस मेंटेन करता है। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंट देखो, तो डिपार्टमेंट तो हम लोगों ने कर लिया है, तो डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंट क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस ये होगा कि ब्रांच जो है वो तो अलग जगह पे होता है। ठीक है, ब्रांच हम लोग हेड ऑफिस के अंदर ही थोड़ी ना कोई ब्रांच ओपन करेगा। अगर किसी का हेड ऑफिस मान लो दिल्ली है तो वो अपना ब्रांच कोलकाता, चेन्नई, मुंबई अलग अलग जगह पे कर सकता है। ठीक है, या फिर अपने शहर में ही अलग जगह पे ब्रांच कर सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट कोई अलग प्लेस पे नहीं होता है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है सेक्टर वाइज डिवाइड किया रहता है डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट उसी के अंदर होता है, और ब्रांच जो है
वो अलग अलग जगह पे होता है। जैसे मान लो जब 10 पास 12 के 10 के बाद जब हम लोग अपना जो है स्ट्रीम डिसाइड करते हैं कि आर्ट्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्कूल के अंदर आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों का ही डिपार्टमेंट है, ये हम लोग बोल सकते हैं। और हमारे स्कूल, हम लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर उसका ब्रांच किसी और जगह पे भी है, ठीक है, सपोज स्कूल का नाम है AB, ठीक है, तो ये AB स्कूल अगर और दूसरे जगह पे भी है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे वो हो गया जो ब्रांच, ठीक है। और डिपार्टमेंट का मतलब उसके अंदर आर्ट्स डिपार्टमेंट भी है, कॉमर्स भी है, या फिर साइंस डिपार्टमेंट भी है। इस तरह से इसे हम लोग बोलेंगे डिपार्टमेंट, जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ब्रांच है, ये क्या बोल रहा है, देखो एस्टैब्लिशमेंट एट लोकेशन डिफरेंट फ्रॉम हेड ऑफिस। नॉर्मली हेड ऑफिस से इसका लोकेशन अलग जगह पे किया जाता है, तभी तो बेनिफिट मिलेगा। हम लोग सेम जगह पे करके क्या फायदा, या तो अलग स्टेट पे कर सकते हैं या फिर थोड़े दूर पे अलग जगह पे, ठीक है। टू कैरी आइदर सेम और सब्सटेंशियली सेम एक्टिविटी एज कैरीड ऑन बाय हेड ऑफिस। डिपार्टमेंट का मतलब डिवीजन ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम हम लोग अच्छे तरह से परफॉर्म करने के लिए अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर दिए, डीलिंग विथ ए वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटी एट द सेम लोकेशन, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटी एट द सेम लोकेशन, एक ही जगह पे होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी एक स्कूल एजुकेशन के ऊपर जैसे एग्जांपल दिए, यहाँ पर दे रखा है, देखो सीए फर्म जो है वो क्या क्या सीए फर्म क्या क्या काम करता है। कोई सीए फर्म ऑडिटिंग का काम कर सकता है, टैक्सेशन का, फाइनेंस का, या फिर तीनों कर सकता है। हैविंग ऑफिस एट मुंबई, मतलब एक सीए फर्म है मुंबई में जो कि ये 3 तरह का काम करता है। मुंबई में है, अच्छा चेन्नई, दिल्ली, ठीक है, प्रैक्टिसिंग such fields. The CA firm has various branches in different cities, Mumbai, Chennai, Delhi. Also it has various department, auditing, taxation, finance at one particular branch location. मतलब हर एक ब्रांच में इनका ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस का काम होता है। तो ये जो वर्किंग फील्ड है ये है डिपार्टमेंट, ठीक है। इनका तीनों डिपार्टमेंट में ही काम होता है, ऑडिट का काम भी करते हैं, टैक्स का भी, फाइनेंस का भी। और बाकी जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये जो है ये सिटीज है, ठीक है, ये अलग अलग जगह है। मतलब ये सारे जगह पे इस सीए फर्म का जो है ब्रांच बना हुआ है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन हमें दिल्ली में भी मिल जाएगा, मुंबई में भी मिल जाएगा, चेन्नई में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस दिया हुआ है, थियोरेटिकली आता है कि ब्रांच और डिपार्टमेंट का डिफरेंस क्या है। तो ब्रांच अकाउंट जो है ये ब्रांच अकाउंट में बी मेंटेन्ड आइदर एट ब्रांच और हेड ऑफिस। तो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, तो ब्रांच अगर डिपेंडेंट ब्रांच होगा तो इसका अकाउंट मेंटेन होगा हेड ऑफिस में, और अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच होगा तो इसका अकाउंटिंग मेंटेन होगा, ये खुद मेंटेन कर सकता है। तो इसीलिए बोला एट ब्रांच और हेड ऑफिस। लेकिन डिपार्टमेंट का अकाउंट कहाँ मेंटेन होगा, जहां पर काम हो रहा है वहीं पर डिपार्टमेंटल अकाउंट आर मेंटेन एट वन प्लेस ओनली, ठीक है। एक ही जगह पे डिपार्टमेंट का काम जो है वो मेंटेन होगा, एक ही प्लेस पे। जैसे अगर सीए फर्म जो कोलकाता में है, जहां पर टैक्स का भी काम होगा सपोज, और उसके साथ ऑडिट का भी काम होगा और टैक्सेशन का भी काम होगा, तो वो जो डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट का काम कोलकाता में हो रहा है, तो कोलकाता का अकाउंटिंग कोलकाता में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस। तो हम लोग डिपार्टमेंट में पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम पहले ये बताते हैं, जो कॉमन एक्सपेंसेस होता है वो सारे डिपार्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं या अपोर्शन करते हैं। जैसे मान लो 3 डिपार्टमेंट है, तीनों डिपार्टमेंट का रेंट हमें बता दिया, ये 1000, ये 1000 और ये भी 1000। तो अगर पता है तो डायरेक्टली लिख देंगे कि डिपार्टमेंट ए बी सी में 1000 1000 1000 है, इसको बोलते हैं एलोकेट करना। लेकिन अगर बता दिया है कि 3000 है और कुछ नहीं बताया कैसे अपोर्शन करना है, तो हम लोग सूटेबल मेथड से, अगर स्क्वायर फीट दिया हुआ है क्योंकि रेंट स्क्वायर फीट पे होता है, तो उस तरह से हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये देखो कॉमन एक्सपेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिपार्टमेंट कंसर्न ऑन सम इक्विटेबल बेसिस कंसीडर्ड सूटेबल इन द केस। लेकिन अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंस ब्रांच के केस में क्या होगा, ब्रांच के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मान लो जो ब्रांच कोलकाता में है, मान लो हेड ऑफिस है दिल्ली में, ठीक है, हेड ऑफिस है दिल्ली में और ब्रांच है कोलकाता में, दिल्ली में, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, इस तरह से है। तो हर एक ब्रांच का अलग अलग एक्सपेंस हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोलकाता ब्रांच को चलाने का क्या खर्चा है। तो इसमें अपोर्शन करने का बात ही नहीं आता है। एज एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच ब्रांच कैन बी आइडेंटिफाइड, सो द अपॉर्शनमेंट प्रॉब्लम नेवर अराइजेस। तो अपोर्शन करने का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज नहीं होगा, हर एक ब्रांच का खर्चा अलग अलग हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन मतलब होता है
कि मैच करवाना, ठीक है। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मैच करवाना। ये देखो, रिकंसिलिएशन ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच अकाउंट इज नेसेसरी। हेड ऑफिस और ब्रांच के अकाउंटिंग का रिकंसिलिएशन करना जरूरी है। ये इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में ब्रांच जो है वो अपना अकाउंटिंग खुद मेंटेन कर रही है। लेकिन ब्रांच जितने सारे भी हो, एक ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे मान लो बैंक, ठीक है, जैसे एसबीआई देख लो, एसबीआई का कितना सारा ब्रांच है, ठीक है। तो क्या हर एक ब्रांच अपना अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालती है? अगर एसबीआई को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाना है कि क्या कंडीशन है बैंक का, तो वो अलग अलग थोड़ी ना दिखाएगी, इस ब्रांच में ऐसा है, इस ब्रांच में। एक फाइनल जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या फिर कंसोलिडेटेड फाइनल अकाउंट्स उन्हें बनाना पड़ता है सारे ब्रांच को मिला के कि क्या ओवरऑल कंडीशन है। तो इसका मतलब अगर कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ब्रांच जैसा भी है, सबका जो मतलब अकाउंटिंग है उसे रिकंसाइल करना पड़ेगा। अगर मान लो इंडिपेंडेंट ब्रांच दिखा रहा है मेरा इतना है, लेकिन जो हेड ऑफिस है वो तो हमेशा ही मेंटेन करेगा कि मेरे ब्रांच का क्या सिचुएशन है, तो उसे रिकंसाइल करना पड़ता है। रिकंसिलिएशन ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच अकाउंट इज नेसेसरी इन केस ऑफ ब्रांच मेंटेनिंग इंडिपेंडेंट अकाउंट रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो अगर ब्रांच खुद ब खुद अपना रिकॉर्डिंग मेंटेन कर रहा है, तो जब ईयर एंड होगा तो हेड ऑफिस के साथ उसका अकाउंटिंग का जो है डेटा उसे चेक करना पड़ेगा, और अगर कुछ मिसमैच होता है तो रिकंसाइल करना पड़ेगा। बट डिपार्टमेंट के केस में ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि डिपार्टमेंट अपना अकाउंटिंग अलग से मेंटेन कर रहा है और फिर उसे रिकंसाइल करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट अलग डिवीजन है जिसका सारा अकाउंटिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से ही मेंटेन होता है। कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी फिगर, अगर मान लो कोई डिपार्टमेंट ब्रांच जो है वो अगर फॉरेन में डील कर रहा है, मतलब अगर जैसे वो फॉरेन ब्रांच के लिए हो रहा है, फॉरेन में हमारा एक ब्रांच है तो वहां पर अर्निंग जो है फॉरेन करेंसी में हो रहा है, अब उसका जो फाइनेंशियल अकाउंट जो बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगा, उसके लिए हमें उस फिगर को इंडियन करेंसी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये देखो, एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब फाइनल अकाउंट्स, कन्वर्जन ऑफ फिगर्स ऑफ फॉरेन ब्रांचेस नेसेसरी। बट डिपार्टमेंट में तो ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं होता है कि हमें फॉरेन करेंसी का चेंजेस करना हो, सच प्रॉब्लम नेवर अराइजेस, ठीक है। तो ये हो गया दोनों का डिफरेंस, ब्रांच और डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट देखो, डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या होता है? When the business policies and the administration of branch are wholly controlled by the head office and its accounts also maintained by it, the branch is described as डिपेंडेंट। ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि अगर सारा का सारा अकाउंट या फिर पूरा कंट्रोल अगर हेड ऑफिस के पास है तो इसे डिपेंडेंट ब्रांच बोलेंगे। ब्रांच अकाउंट्स इन सच ए केस आर मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस आउट ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिटर्न रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच। सम ऑफ द सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ ब्रांच दैट आर ऑपरेटेड इन दिस मैनर आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो देखो, कुछ ऐसे ब्रांचेस का यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि a branch set up merely for booking orders that are executed by the head office. Such a branch only transmits ऑर्डर टू द हेड ऑफिस। मतलब एक ब्रांच ओपन किया है सिर्फ बुकिंग ऑर्डर लेने के लिए, ठीक है। तो छोटा सा ब्रांच है, वहां पर सिर्फ बुकिंग ऑर्डर के लिए लिया गया है ताकि कस्टमर आके फेस टू फेस बुकिंग ऑर्डर हम लोग ले सके, एक इंटरेक्शन बना हुआ रहे। तो बुकिंग ऑर्डर लेने के लिए सिर्फ ब्रांच ओपन किया है, तो यहाँ पर और कुछ एक्टिविटी करते नहीं है, तो फिर इस पे ज्यादा खर्चा करने का कोई मतलब है नहीं। तो इसे हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच बनाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसका सारा कंट्रोलिंग जो है वो हेड ऑफिस के पास ही रहेगा, ठीक है। या फिर ऐसा ब्रांच, ये ब्रांच एस्टैब्लिश एट ए कॉमर्शियल सेंटर फॉर सेल ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस एंड अंडर इट्स डायरेक्शन ऑल कलेक्शन आर मेड बाय द हेड ऑफिस। मतलब एक ब्रांच है जो सेल तो करता है, लेकिन सेल करने के बाद जो भी पैसा उस ब्रांच में आ रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली कहां पर कलेक्ट हो जा रहा है? डायरेक्टली कलेक्शन हेड ऑफिस कर ले रहा है। मतलब ब्रांच को सिर्फ सेल करना है और कुछ नहीं करना है, उसे पैसा वैसा भी लेना नहीं, उसे सिर्फ सेल करना है। तो ऐसे ब्रांच को हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच बनाएंगे। ए ब्रांच फॉर द रिटेल सेल ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस, या फिर ऐसा ब्रांच जो सिर्फ रिटेल गुड्स बेचता है, गुड्स जो है रिटेल में बेचता है, लेकिन वही गुड्स बेचता है, सॉरी वही गुड्स सेल करता है जो उसे हेड ऑफिस भेज रहा है, ठीक है, जो उसे हेड ऑफिस भेज रहा है। तो देखो, तीन तरह का हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ऐसे ब्रांचेस जो है वो डिपेंडेंट ब्रांच बन जाते हैं। एक तो सिर्फ बुकिंग ऑर्डर के लिए हम लोगों ने ब्रांच ओपन किया है, तो वहां ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, तो सारा बाकी कंट्रोलिंग हेड ऑफिस के पास रहेगा। या फिर सिर्फ एक कॉमर्शियल सेंटर के तौर पे हम लोग सिर्फ बेचने के लिए, गुड्स बेचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस, गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है। और एक जो है रिटेल सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं जो हेड ऑफिस हमें सप्लाई कर रहा है। तो ऐसे ब्रांचेस जो है वो डिपेंडेंट ब्रांचेस होते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब देखो अकाउंटिंग इन द केस ऑफ फर्स्ट टू टाइप इज सिंपल, ओनली अ रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द ब्रांच हैज टू बी मेंटेन। ये जो पहला दो टाइप है इसमें हमें क्या करना है, क्या खर्चा हो रहा है ब्रांच का, बस वो रिकॉर्ड करना है कि उस ब्रांच को चलाने का कितना खर्चा हो रहा है। बट हाउएवर ए रिटेल ब्रांच, लेकिन ये जो लास्ट वाला हम लोगों ने देखा, ए रिटेल ब्रांच इज एसेंशियली ए सेल एजेंसी, ये तो बिल्कुल एक सेल एजेंसी की तरह काम कर रहा है ना, क्योंकि ये रिटेल सेल ऑफ गुड्स कर रहा है। दैट principally sales goods supplied by the head office for cash and if so authorized also on credit to approved customer। तो इसका काम है कि कैश में कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना, और अगर हेड ऑफिस अप्रूव कर दे तो कभी कभी उस कुछ अप्रूव्ड कस्टमर को ये क्रेडिट में भी सेल कर सकता है। जनरली कैश कलेक्टेड इज डिपॉजिटेड इनटू द लोकल बैंक टू द क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस एंड द हेड ऑफिस इश्यूज चेक और ट्रांसफर फंड्स देयर ऑन फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच। तो रिटेल ब्रांच के केस में क्या होता है, रिटेल ब्रांच के केस में जो भी पैसा कलेक्ट होता है गुड्स बेचने के बाद, चाहे कैश में हो क्रेडिट में हो, नॉर्मली कैश में होता है, लेकिन अगर हेड ऑफिस बोल देता है कि पर्टिकुलर इस कस्टमर को तुम लोग क्रेडिट में बेच सकते हो तो क्रेडिट में बेचेगा, और जो भी कलेक्शन होगा सेम डेट पे लोकल बैंक में जाके वो उस पैसे को वो डिपॉजिट कर देगा और वो पैसा हेड ऑफिस के पास पहुंच जाएगा। और हेड ऑफिस क्या करेगा, क्योंकि ब्रांच को चलाने का तो एक खर्चा होगा, तो हेड ऑफिस क्या करेगा, तो उस सारे खर्चे को मीटअप करने के लिए चेक में या फिर किसी भी तरह से फंड ट्रांसफर करके ब्रांच को पैसा भेज देगा ताकि वो एक्सपेंसेस वगैरह कर सके। इन एडिशन द ब्रांच मैनेजर इज प्रोवाइडेड विथ ए फ्लोट फॉर पेटी एक्सपेंसेस व्हिच इज रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन एन इम्प्रेस्ड बेसिस। तो ये क्या है, पेटी कैश बुक तुम लोग पढ़े होंगे 11 में। पेटी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि एक हेड कैशियर रहता है, एक जूनियर कैशियर रहता है। जैसे यहाँ पर ब्रांच में जो कैशियर है जो काम कर रहे हैं, कैश का मैनेजमेंट कर रहे हैं, उन्हें हम लोग कैशियर बोल सकते हैं। तो ब्रांच में जो कैशियर है वो जूनियर कैशियर है, जो हेड ऑफिस में है वो सीनियर कैशियर है। तो वो क्या करेंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट छोटे मोटे खर्चे करने के लिए, जैसे स्टेशनरी का खर्चा, कन्वीनियंस का खर्चा, कुछ टिफिन खर्चा, कार्टेज वगैरह, जो छोटा छोटा खर्चा होता है डेली का बिजनेस का, उसके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट दे देंगे। तो इसे बोलते हैं इम्प्रेस्ड बेसिस। इम्प्रेस्ड बेसिस मतलब क्या होता है, सपोज हेड ऑफिस बोल रहा है कि हम 5000 मंथली देंगे, ठीक है, इसके अंदर तुम्हें पेटी एक्सपेंसेस को कवर करना है। पेटी एक्सपेंसेस का मतलब जो छोटा छोटा खर्चा होता है। अब मान लो 5000 में ब्रांच ने 4000 खर्चा किया, ठीक है, और अपना जो हिसाब है वो दिखाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जब एक टाइम पीरियड के लिए भी ये पैसा दिया जाता है, जैसे मान लो एक हफ्ते के लिए, 1 मंथ के लिए, मान लो ये 15 डेज के लिए दिया गया है, तो आफ्टर 15 डेज हेड ऑफिस फिर से ब्रांच को पैसा देगा पेटी एक्सपेंसेस मीटअप करने के लिए। तो ब्रांच बोल रहा है मेरा 4000 खर्चा हुआ था पिछले बार का, 1000 अभी भी बचा हुआ है, तो हेड ऑफिस उसे 5000 नहीं देगा, उसे 4000 ही देगा, यानी टोटल 5000 को मेंटेन करते हुए चलेगा। इसी को बोला जाता है इम्प्रेस्ड बेसिस, ठीक है। यही होता है पेटी कैश बुक का सिस्टम। If however the branch also sells certain lines of goods directly purchased by it, the branch retains a part of the sale proceed to pay for the goods so purchased। अगर हेड ऑफिस तो नॉर्मली भेज ही रहा है प्रोडक्ट कि तुम इसको बेचो, ब्रांच को बोल रहा है, लेकिन ब्रांच अगर अपने से कुछ प्रोडक्ट है, स्पेशल कुछ प्रोडक्ट है, यानी सर्टेन लाइंस ऑफ गुड्स, ऐसे कुछ गुड्स है जो कि ब्रांच खुद ही खरीदता है, हो सकता है कि उसी के आसपास मिलता हो, हेड ऑफिस से आएगा तो उसमें लॉस ज्यादा होगा, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा पड़ जाएंगे, तो फिर ब्रांच को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि तुम ही खरीद लो। तो अगर डायरेक्टली खरीद रहा है तो डायरेक्टली परचेस कर रहा है, तो इसका मतलब ब्रांच का खर्चा हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, द ब्रांच रिटेन ए पार्ट ऑफ द सेल प्रोसीड्स टू पे ऑफ द गुड्स सो परचेस्ड। अब मान लो हेड ऑफिस गुड्स खुद खरीद रहा है, ब्रांच को बोल रहा है बेचो, तो ब्रांच का कोई खर्चा नहीं है, ब्रांच का जो खर्चा है वो पेटी एक्सपेंसेस होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। लेकिन उसे गुड्स खरीदने का कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, प्रोडक्ट खरीदने का। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि ब्रांच खुद खरीद के बेच रहा है, तो वो क्या करेगा, सेल प्रोसीड्स पे जो भी पैसा आएगा उसमें से, मान लो उसने खुद से 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा था और इस 10,000 रुपए प्रोडक्ट को उसने 12,000 में बेच दिया था, ठीक है, तो 2,000 का प्रॉफिट है। तो ब्रांच क्या करेगा, नॉर्मली ब्रांच क्या करता है, अगर हेड ऑफिस उसे प्रोडक्ट भेज रहा है और वो 12,000 में बेचा है 10,000 का प्रोडक्ट, तो वो 12,000 ही पूरा दे देगा ब्रांच को, सॉरी हेड ऑफिस को। लेकिन अगर वो खुद खरीदा है तो जब वो हेड ऑफिस को रिम्बर्स करेगा तो 12,000 नहीं करेगा, वो 10,000 अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसने खुद खर्चा किया है उस प्रोडक्ट को खरीदने का, उसके बाद 2,000 देगा। तो यही चीज बता रहा है यहाँ पर।
कि रिटेल ब्रांच के केस में ये सब कंसेप्ट हो सकता है। रिटेल ब्रांच को हो सकता है वो खुद भी प्रोडक्ट खरीद रहा हो, ऐसा इंस्ट्रक्शन है, क्रेडिट सेल का इंस्ट्रक्शन है, ऐसा हो सकता है। तो इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उतना सिंपल नहीं होता है बाकी दोनों केसेस के हिसाब से। अब देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग गुड्स टू ब्रांचेस, कैसे गुड्स ब्रांच में भेजा जाता है, या तो हम लोग कॉस्ट में भेज सकते हैं या सेलिंग प्राइस में भेज सकते हैं, और इन केस ऑफ रिटेल ब्रांच एट होलसेल प्राइस। तो तीन तरह का होगा, या तो कॉस्ट में, या तो सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लगा के, या फिर हम लोग रिटेल ब्रांच के केस में होलसेल प्राइस में भी भेज सकते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस मेथड इज एडॉप्टेड वेयर द गुड्स वुड बी सोल्ड एट फिक्स्ड प्राइस बाय द ब्रांच. It is suitable for dealers in tea, petrol, ghee, etc. In this way, greater control can be exercised over the working of a branch, in as much as that the branch balance in the head office books would always be composed of the value of unsold stock at the branch and remittance or goods in ट्रांजिट। तो क्या बोल रहा है देखो, सेलिंग प्राइस मेथड जो है, सेलिंग प्राइस मेथड इज एडॉप्टेड वेयर द गुड्स वुड बी सोल्ड एट फिक्स्ड प्राइस। फिक्स्ड प्राइस में अगर गुड्स बेचा जाता है तो वहां पर सेलिंग प्राइस मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये फिक्स्ड प्राइस मेथड किस तरह के प्रोडक्ट पे ज्यादा सूटेबल होता है, टी, पेट्रोल, घी, ये बोल रहा है। इन दिस वे ग्रेटर कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड ओवर द वर्किंग ऑफ ब्रांच in as much as that the branch balance in the head office books would always be composed of the value of unsold stock at the branch and remittance or goods in transit। बोल रहा है कि इससे क्या होता है कि मतलब पूरा कंट्रोलिंग जो है वो काफी अच्छे तरीके से रहता है, कंट्रोल एक्सरसाइज करना काफी अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और ब्रांच में जो भी बैलेंस बच जाता है वो हेड ऑफिस के बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा कि कितना अनसोल्ड स्टॉक है, कितना रेमिटेंस हुआ है, कितना बाकी है, जैसे कि कंसाइनमेंट में होता है। अच्छा, और गुड्स जो इनवॉइस्ड होता है ये फिर से यहाँ पर लिखा है कॉस्ट में, सेलिंग प्राइस में, रिटेल ब्रांच के केस में होल प्राइस में। ये जो यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा है इसी का यहाँ पर टेबल बना दिया। ठीक है, अच्छा, अब डिपेंडेंट ब्रांच का मेथड, जैसे कि हम लोगों ने देखा डिपेंडेंट ब्रांच जो है वो डज नॉट मेंटेन ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इट्स ट्रांजैक्शन, क्योंकि हेड ऑफिस रखता है। द हेड ऑफिस में मेंटेन अकाउंट्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड, या तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में भेजा जाएगा या तो होलसेल प्राइस में। ठीक है, तो ब्रांच को हेड ऑफिस जो है वो दो तरह से प्रोडक्ट भेज सकते हैं, या तो कॉस्ट में, या तो सेलिंग प्राइस में, या फिर होलसेल प्राइस में। जब होलसेल प्राइस का बात आ जाएगा तो होलसेल ब्रांच मेथड आ जाएगा। ठीक है, और अगर कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का बात होगा तो डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, ट्रेडिंग एंड पीएल मेथड, ये तीन मेथड होगा। ठीक है, ये तीन मेथड होगा। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले थे दैट इज डेटर मेथड। तो डेटर मेथड में जैसे ब्रांच अपने ब्रांच को हेड ऑफिस क्या मानेगा, अपने डेटर की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, तो हम लोग डेटर मेथड पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पर स्मॉल साइज ऑफ ब्रांच, देखो डेटर मेथड कहाँ पर सूटेबल होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ना अलग से नहीं बोलेगा कि कौन सा डेटर मेथड है और कौन सा नहीं है, हमें खुद से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें कौन से मेथड से करने के लिए बोला गया है। तो डेटर मेथड कैसे समझेंगे, दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज सूटेबल फॉर स्मॉल साइज ब्रांच, ऑब्वियसली क्योंकि स्मॉल साइज ब्रांच जो है वो उस पे ज्यादा हम लोग खर्चा नहीं करेंगे। जैसे मान लो कस्टमर बुकिंग के लिए खोला गया है तो उस पे अकाउंटेंट वगैरह इंडिविजुअली नहीं रखना चाहते हम लोग, सारा का सारा अकाउंटिंग जो है हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। तो छोटे छोटे ब्रांच के केस में डेटर मेथड फॉलो होता है। अंडर दिस मेथड सेपरेट ब्रांच अकाउंट इज मेंटेन। देखो जब क्वेश्चन में बोलेगा ना प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ये वाला पॉइंट देखो, अगर क्वेश्चन में बोलेगा प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट मतलब डेटर मेथड बोल रहा है। ठीक है, ब्रांच अकाउंट डेटर मेथड पे ही बनता है। separate branch account is maintained for each branch to compute profit and loss made by the each branch, क्योंकि ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर लॉस मेकिंग है तो उसे बंद कर देंगे। ठीक है, वेरियस अकाउंटिंग एडजस्टमेंट टू रेस्पेक्टिव ब्रांच अकाउंट आर एज फॉलोज। तो हमें कैसे करके उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ये देखो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। जैसे डेटर का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कि डेटर से कितना पैसा मिलने वाला है, लेकिन ब्रांच को हम लोग सिर्फ पैसा नहीं भेजते हैं, ब्रांच को हम लोग स्टॉक भेजते हैं, तो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस। ब्रांच में जो सेल वगैरह होता है, अगर क्रेडिट सेल होता है उस पे जो डेटर बनता है उसका ओपनिंग बैलेंस, कोई पेटी कैश भेजा था जो बच गया उसका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये सब हम लोग दिखा सकते हैं। और इसके अलावा क्या आएगा देखो, इसके अलावा अगर ब्रांच जो भी रेमिट करता है, हर रोज जो पैसा रेमिट करता है या कुछ रिटर्न कर रहा है गुड्स, तो उसका डिटेल्स। ठीक है, जैसे डेटर के साथ हमारा कनेक्शन रहता है उसी तरह से होगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर देखो बोल रखा है
द कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू द ब्रांच एज वेल एज एनी डायरेक्ट परचेज मेड बाय द ब्रांच, ये भी दिखाएंगे ब्रांच पे, फॉर विच हेड ऑफिस मेक्स द पेमेंट, अगर डायरेक्टली खरीद रहा है तो हेड ऑफिस उसका पेमेंट करेगा। एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय द हेड ऑफिस, जैसे सैलरी का खर्चा, रेंट, इंश्योरेंस एटसेट्रा, ये सब डिटेल्स भी हम लोग ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे। अच्छा, ये सेकंड वाला तो मैंने बताया। थर्ड देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, हमें क्लोजिंग स्टॉक में निकालना पड़ेगा। द टोटल ऑफ कस्टमर्स बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग एंड दैट ऑफ पेटी कैश आर बॉट इनटू द ब्रांच अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर बोल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, द टोटल ऑफ द कस्टमर्स बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग मतलब डेटर का क्लोजिंग बैलेंस एंड पेटी कैश एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस, ये सब भी हमें ब्रांच के क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा, जैसे डेटर में होता है। डेटर अकाउंट में डेटर का ओपनिंग बैलेंस, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस। अकॉर्डिंगली द ब्रांच अकाउंट विल रिवील प्रॉफिट और लॉस, डेबिट बैलेंस विल बी लॉस सफर्ड बाय द वर्किंग ऑफ द ब्रांच एंड वाइस वर्सा, मतलब बैलेंस करने पे प्रॉफिट या लॉस आएगा। अगर हमारा डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड में, डेबिट बैलेंस नहीं बोल रहे, यहाँ डेबिट बैलेंस है तो लॉस, डेबिट साइड में आएगा तो प्रॉफिट होगा, 2PL बोल के आएगा, ठीक है। और अगर लॉस होता है तो लॉस दिखेगा। If the branch is allowed to make small purchases of goods locally as well as to incur expenses out of its cash receipts, it will be necessary for the branch to supply to the head office a copy of the cash account showing details of the cash collection and disbursement। क्या बोल रहा है देखो अच्छे तरीके से, अगर ब्रांच को ये बोला गया है कि छोटा मोटा परचेस तुम लोकली कर लो, जहां पर मतलब जहां पर ब्रांच है वहीं से परचेस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि पर्टिकुलर कुछ चीजों को जहां पर तुम्हारा एस्टेब्लिशमेंट है वहीं से खरीद लो, एज वेल एज टू इनकर एक्सपेंसेस आउट ऑफ इट्स कैश रिसिप्ट, और इसका पैसा कहां से देना पड़ेगा, तुम्हारे ब्रांच में जो भी सेल हो रहा है उस पे जो रिसिप्ट आ रहा है उसी से तुम उस पेमेंट को कर दो। तब हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, इट विल बी नेसेसरी फॉर द ब्रांच टू सप्लाई द हेड ऑफिस ए कॉपी ऑफ द कैश अकाउंट, तब उसे कैश अकाउंट बना के हेड ऑफिस को रिम्बर्स करके दिखाना पड़ेगा कि मैंने लोकली ये चीज परचेस किया था और ये सेल हुआ था, उस सेल वाले पैसे से मैंने वो पैसे को रिम्बर्स किया या फिर पे किया। शोइंग डिटेल्स ऑफ द कैश कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट, कितना कलेक्शन हुआ था, कितना हम लोगों ने खरीदारी पे पेमेंट किया। टू इलस्ट्रेट द वेरियस एंट्रीज व्हिच आर मेड इन द ब्रांच अकाउंट, द प्रोफॉर्मा ऑफ ब्रांच अकाउंट इज एज बिलो। ये देखो कैसा ब्रांच अकाउंट बनेगा, ये नीचे दिया हुआ है, ये देखो टू बैलेंस बीडी, जैसे हम लोग डेटर अकाउंट में लिखते हैं ना, टू बैलेंस बीडी डेटर से इतना पैसा मिलेगा, लेकिन ब्रांच हमारा यहाँ पर डेटर तो है लेकिन ये सिर्फ सेल परचेज वाला रिलेशन नहीं है। ब्रांच को हम लोग कैश देते हैं तो कैश का ओपनिंग बैलेंस आ सकता है, स्टॉक भेजते हैं बेचने के लिए तो उसका ओपनिंग बैलेंस आ सकता है, ब्रांच का डेटर, हेड ऑफिस का डेटर, तो ब्रांच का डेटर ये दिखाएगा, क्योंकि ये बना कौन रहा है, ये हेड ऑफिस अपने बुक्स में बना रहा है ब्रांच का अकाउंट, कि ब्रांच को उसने क्या क्या दिया था, तो ब्रांच को उसने कैश जो दिया था वो बच गया, स्टॉक जो दिया था वो बच गया, डेटर से पैसा मिलेगा, पेटी कैश दिया था उसका ओपनिंग बैलेंस, फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो, ठीक है। अच्छा, ब्रांच ने जो सेल कर दिया, जो पैसा रिसीव हो गया है, ब्रांच ने जो पैसा रेमिट कर दिया हेड ऑफिस को, उसका कैलकुलेशन, ब्रांच ने कुछ रिटर्न कर दिया था स्टॉक, तो रिटर्न टू हेड ऑफिस ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस, जैसे ये सब ओपनिंग है, ये सब का क्लोजिंग बैलेंस भी बन सकता है, कैश का, स्टॉक का, डेटर का, पेटी कैश का, फिक्स्ड एसेट का, प्रीपेड एक्सपेंसेस का, ठीक है। और हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को गुड्स भेजता है, अगर गुड्स भेजा है तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग डेटर को सेल करते हैं तो डेटर टू सेल करते हैं, यहाँ पर ब्रांच को हम लोग गुड्स भेज रहे हैं बेचने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर ब्रांच का कोई खर्चा हेड ऑफिस कर रहा है, जैसे कि सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब अभी हम लोगों ने देखा, रेंट हो गया, तो जो खर्चा हेड ऑफिस पे कर रहा है ब्रांच का, तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा, हेड ऑफिस बोलेगा अभी हम पे कर रहे हैं तो टू बैंक, लेकिन हम ब्रांच को डेबिट करेंगे, मतलब उस ब्रांच से ही तो उस पैसे को निकालना है, ठीक है। तभी जाके ब्रांच मेरा प्रॉफिटेबल है कि लॉस में जा रहा है वो समझ में आएगा, मतलब ब्रांच का रेंट हेड ऑफिस दे रहा है, लेकिन ब्रांच में वो सेल करके जो पैसा आएगा उसी से तो रेंट का कलेक्शन निकलना चाहिए, नहीं तो हेड ऑफिस अपने पास से थोड़ी ना देगा, तब तो लॉस हो जाएगा। तो जैसे हम लोग डेटर का अगर मान लो डेटर का कुछ खर्चा पे कर रहा है और जो हम लोग डेटर से रिकवर करना चाहते हैं तो एंट्री क्या करेंगे, डेटर टू कैश, उसी तरह से ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक, ब्रांच का सैलरी पे कर रहा है हेड ऑफिस, ब्रांच का रेंट पे कर रहा है तो उसका कैलकुलेशन करके देख रहा है कि कितना खर्चा हो रहा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस इतना सब, ठीक है। अच्छा, अब ये सब एडजस्ट करने से हमें पता चल जाएगा कि इस ब्रांच से हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है, वही चीज यहाँ पर बनाया है, ये देखो ब्रांच से प्रॉफिट है कि लॉस है, जस्ट जैसे हम लोग डेटर का करते हैं, डेटर का ये रहा ओपनिंग बैलेंस, डेटर का
ये रहा क्लोजिंग बैलेंस, जैसे डेटर का हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर डेटर के अलावा बाकी बहुत सारा खर्चा है। जैसे डेटर को सेल करते हैं तो टू सेल के जगह ऐसे हो गया, डेटर से पैसा मिलता है तो बाई बैंक लिख देते हैं, डेटर कुछ रिटर्न कर देता है तो बाई रिटर्न लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से ये हो गया, ठीक है। और डेटर से कोई पैसा रिकवर करना हो, बिहाफ ऑफ डेटर पे किया है तो ऐसा लिख देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि डेटर से कितना पैसा मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं या फिर मिल गया है क्या। यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट लॉस भी देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये तो हमारा डेटर नहीं है, हमारे बिजनेस का ही पार्ट है, लेकिन हम लोग इसे डेटर मानते हुए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है ये कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल है, ये देख लेते हैं। देखो, एक्सपी लिमिटेड ओपनड ए ब्रांच एट दिल्ली, ये देखो एक्सपी लिमिटेड ने ब्रांच ओपन किया है दिल्ली एंड सेंट गुड्स कॉस्टिंग 50,000 टू दिल्ली ब्रांच, और दिल्ली ब्रांच में 50,000 का गुड्स जो है वो भेज रहा है। दिल्ली ब्रांच सोल्ड एंटायर गुड्स ऑन क्रेडिट 62,000, दिल्ली ब्रांच ने सारे के सारे प्रोडक्ट बेच दिए 62,000 में। नो अदर ट्रांजेक्शन ऑकर्ड एट द ब्रांच, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, जैसे ही बोला ना ब्रांच अकाउंट बनाओ, इसका मतलब डेटर मेथड बोल रहा है। कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि डेटर मेथड से करो, कि स्टॉक डेटर मेथड से करो, कि ट्रेडिंग पीएल मेथड से करो। अगर बोल रहा है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, इसका मतलब हमें डेटर मेथड फॉलो करने बोल रहा है। डेटर मेथड का मतलब है हम लोग एक ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, जिस ब्रांच अकाउंट में ब्रांच को हम लोग डेटर की तरह सोचेंगे, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच अकाउंट ओपन करेगा। तो इसका देखो क्या क्या एंट्री होगा, यहाँ पर हम दिखाते हैं ब्रांच, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा डेटर है, तो क्या डेटर का कोई ओपनिंग बैलेंस है, चेक करते हैं, नहीं, डायरेक्टली गुड्स भेजा गया है। तो जैसे गुड्स भेजा गया है तो उसका एंट्री क्या होगा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 50,000 का, ठीक है। उसके बाद इसने बेच दिया 62,000 से, तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा, मुझे पैसा मिलेगा कितना 62,000, तो वो क्या एंट्री करेगा, ये क्रेडिट में बेचा है, कैश सेल नहीं है। कैश होगा तो बाई कैश बोल के लिख देता, क्योंकि कैश सेल होता तो ब्रांच कैश रिसीव करता, उस कैश को रेमिट कर देता, बट ये क्रेडिट सेल है, चेक करो क्रेडिट सेल है, तो मतलब डेटर क्रिएट हुआ है। तो क्लोजिंग बैलेंस किसका आएगा, डेटर का आएगा। देखो यहाँ पर तो ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ नहीं था, तो बाई बैलेंस सीटी, जब क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे डेटर, ठीक है। डेटर का कितना क्लोजिंग बैलेंस आ गया 62,000, तो 50,000 का प्रोडक्ट भेजा गया था, सारा का सारा प्रोडक्ट बेच दिया गया है 62,000 में, तो प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर 2 नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 12,000, ठीक है। 12,000 का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। बोला है फाइंड आउट द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया। ये देखो यहाँ पर बना हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, दिखा देते, क्योंकि इस तरह से तो नहीं आएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है। ये देखो ओपनिंग कुछ भी नहीं था, क्लोजिंग में स्टॉक खत्म हो गया क्योंकि सारा स्टॉक बिक गया, डेटर 62,000 का है, ठीक है। तो यहाँ पर 50,000 का स्टॉक था, 62,000 में सारा का सारा स्टॉक बिक गया, तो प्रॉफिट 12,000 है। लेकिन लिखेंगे कैसे, वो मेन है। ये देखो ओपनिंग ब्रांच में कुछ भी नहीं था, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। 50,000 का भेजा गया था गुड्स, क्लोजिंग ब्रांच एसेट दिखा रहे, क्लोजिंग में क्यों डेटर दिखा रहे, क्योंकि ये कैश सेल नहीं है। अगर कैश सेल होता तो बाय कैश बोल के दिखाते रेमिटेंस, बाय कैश रेमिटेंस। ये देखो बाय कैश रेमिटेंस मतलब ये वाला पॉइंट दिखाते, बाई बैंक या कैश, कैश रेमिट, लेकिन ये क्रेडिट सेल है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये डेटर बनेगा, ठीक है, ये क्लोजिंग डेटर बनेगा, तो इसको इस तरह से प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो एग्जांपल 2, वही क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग दिया है। एक्सपी लिमिटेड ओपन ए न्यू ब्रांच एट दिल्ली, एक्सपी लिमिटेड सेंड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 टू दिल्ली, तो फिर से वही लिखेंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 50,000। दिल्ली ब्रांच सोल्ड एंटायर गुड्स इन कैश 70,000, कैश में बेच दिया है 70,000, ठीक है। ब्रांच पेड एक्सपेंसेस ऑफ 8,000, ब्रांच ने खुद से 8,000 का खर्चा किया है। नो अदर ट्रांजैक्शन ऑकर्ड एट द ब्रांच, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो ये कैसे होगा, देखो 50,000 का सामान बेचा गया था, सोल्ड एंटायर गुड्स मतलब 50,000 का सारा प्रोडक्ट बेच दिया है 70,000 में, लेकिन ये बिकवाने के चक्कर में ब्रांच का खर्चा हुआ है 8,000। तो ब्रांच क्या करेगा, ये 70,000 से अपना 8,000 जो है वो डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। खर्चा दिखाएगा कि कैश अकाउंट बना के दिखाएगा कि मेरा 8,000 खर्चा हुआ है, तो हेड ऑफिस बोलेगा ठीक है तुम अपना 8,000 रख लो, बाकी मुझे दो। तो 70,000 में से अगर 8,000 ब्रांच रख लेगा क्योंकि उसने खर्चा दिया है, तो कितना वो भेजेगा, कैश रेमिट कितना करेगा 62,000, ठीक है। 62,000 जो है वो भेज देगा। तो 50,000 का गुड्स 62,000 मिल रहा है हेड ऑफिस को, तो प्रॉफिट हो रहा है इस बार ब्रांच से फिर वही 12,000 का। लेकिन इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये देखो नीचे क्या हुआ है, ये देखो
टू ओपनिंग तो कुछ नहीं था, ठीक है। गुड सेंट 50,000, क्लोजिंग ब्रांच एसेट स्टॉक खत्म हो गया, डेटर कुछ नहीं बना क्योंकि क्रेडिट सेल नहीं था, पूरा का पूरा कैश सेल था। तो यहाँ पर कैश रेमिटेंस क्यों नहीं लिखा है वो बता देते हैं। देखो यहाँ पर कैश रेमिटेंस जो हम बता रहे थे, थोड़ा सा ये कंसेप्ट मतलब अलग होगा, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, गलत नहीं है, थोड़ा सा चेंज होगा। देखो यहाँ पर कैश रेमिटेड बोल के तभी हम लोग दिखाएंगे अगर क्वेश्चन में बोला हुआ रहेगा कि कैश इतना भेजा गया है, ठीक है। अगर नहीं भेजा गया है, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है कि कैश भेजा गया है, तब हम लोग उसे क्लोजिंग बैलेंस दिखा देंगे। मतलब पेमेंट तो आ गया है, ब्रांच में कैश सेल हुआ है, पैसा आ गया है, लेकिन ब्रांच ने अभी तक अगर भेजा नहीं है, अगर भेजेगा तो बताएगा कि वो हेड ऑफिस को रेमिट किया, रेमिट करने से बाई बैंक दिखा देंगे। अगर रेमिट नहीं किया है तो हेड ऑफिस के पास पैसा मेरा पड़ा हुआ है, कितना 62,000, ठीक है। ये देखो, सॉरी हाँ 62,000। तो ये क्योंकि कैश सेल था तो कैश दिखा रहा है, पहले वाले एग्जांपल में था क्रेडिट सेल, इसीलिए डेटर में दिखाया गया था। तो और अपना 8,000 जो है वो डिडक्ट करके ले लिया जाएगा, ठीक है। ये 62,000 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 3 देखो, प्रिपेयर ए ब्रांच अकाउंट एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच इफ ट्रांजैक्शन आर एज अंडर, ठीक है। तो गुड सेंड टू ब्रांच, तो गुड सेंड टू ब्रांच का क्या हो जाएगा, हम ये करके दिखा देते हैं। ये देखो ब्रांच अकाउंट बनाने बोला है, ओपनिंग तो कुछ नहीं है, तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 50,000, ठीक है। 50,000 हो गया। अच्छा, उसके बाद फर्नीचर सेंड टू ब्रांच, फर्नीचर भेजा गया था, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर टू, अच्छा ये फर्नीचर कब का है ये देख लेते हैं। फर्नीचर सेंड टू ब्रांच, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच, अच्छा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिए रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस होगा फर्नीचर का, तो टू गुड सेंड टू ब्रांच हमें नीचे लिखना चाहिए। तो पहले हम लोग लिखेंगे, ओपनिंग बोल रखा है ना, तो टू ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 10,000, ठीक है। फिर लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 50,000, ठीक है। गुड सेंट टू ब्रांच हो गया 50,000। अच्छा, अब बोल रहा है कि क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच 62,000, बैड डेप्ट हुआ है 1,000, अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग फर्नीचर आफ्टर डिप्रिशिएशन, तो ये तीन हम लोग बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाय क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस में हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली बता दिया है, स्टॉक है 10,000, डेटर है 61,000, तो स्टॉक 10,000, डेटर 61,000 और फर्नीचर आफ्टर डेप्रिसिएशन बोल रखा है। अगर आफ्टर डेप्रिसिएशन नहीं होता तो हमें डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ता, ठीक है। तो 8,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन हो गया है 8,000, ये टोटल हो गया। अच्छा, और यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है, देखो क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच, ब्रांच में क्रेडिट सेल हुआ है 62,000, तो वो डेटर दिखा रहा है, ये देखो 61, ब्रांच में जो क्रेडिट सेल हुआ है उसका तो हम लोग क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे, तो बैड डेप्ट क्योंकि हुआ था 1,000, तो ओवरऑल जो डेटर बना वो 61,000 का बना, तो वो तो हम लोगों ने लिख ही दिया। तो हेड ऑफिस क्या रिकॉर्ड कर रहा है, हेड ऑफिस ये देख रहा है कि मैंने ब्रांच को जो फर्नीचर दिया था उसका वैल्यू आज के डेट पे 10,000 है, मैंने उसे 50,000 का और भी प्रोडक्ट भेजा, ठीक है, और उसने मुझे ये बताया कि स्टॉक अभी भी 10,000 का बचा हुआ है, डेटर बना है 61,000 का, फर्नीचर का बैलेंस 8,000 है, तो ये ओवरऑल हो रहा है 79,000, और यहाँ पर हम लोग बैलेंस निकाल सकते हैं, 60,000 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 19,000, ये बन जाएगा टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल, जनरल पीएल में क्यों ट्रांसफर होगा, क्योंकि जो मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेड ऑफिस बनाएगा वहां पर ये जाके एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, तभी रिकंसाइल किया जाएगा, यहाँ पर ये जाके एडजस्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पर रिकंसिलेशन नहीं होगा क्योंकि ये तो डिपेंडेंट ब्रांच है, ये तो हेड ऑफिस ही बना रहा है, तो उसे रिकंसाइल करने का जरूरत नहीं होगा। लेकिन जब इंडिपेंडेंट ब्रांच होगा और ब्रांच खुद बना के अपना अकाउंट भेजेगा तब हेड ऑफिस उसको रिकंसाइल करेगा, ठीक है। तो ये तो अभी हेड ऑफिस ही बना रहा है, तो इस तरह से एक छोटा सा ब्रांच अकाउंट जो है वो बना हुआ है। हमें यहाँ पर ये देखना है कि कब हम लोग कैसे करके लिख रहे हैं, जैसे कि डेटर को कैसे लिखा जा रहा है, कब हम लोग कैश सेल को कैसे लिख रहे हैं, क्रेडिट सेल हो रहा है तो कैसे लिख रहे हैं, ये चीज हमें देखना है, ठीक है। और
ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला इलास्ट्रेशन 1, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं, तुम लोग एक बार करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर काफी सारा एडजस्टमेंट है, कोशिश करके देख सकते हो। हम पीडीएफ शेयर कर देंगे जो भी पढ़ाया, और इसको तुम लोग एक बार कोशिश करके देखना हो रहा है कि नहीं। और इसके अलावा भी हम और एक पीडीएफ देंगे जहां से तुम लोग जो डेटर मेथड है उसका क्वेश्चन करके देख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।